गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले आप मुझे बता दो बेटा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी कि आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग यूर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। सीए फाउंडेशन की जर्नी आसान होती है काफी, क्योंकि उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने 11th या 12th में, यस यस ओके बेटा, 11th या 12th में बेटा जिन्होंने कॉमर्स चूज किए होंगे तो फाउंडेशन में अकाउंट्स ऐसा होता है कि भाई आपने 11th 12th में कुछ पढ़े हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम आपने लिए होंगे 11th 12th में, और सब्जेक्ट्स आप टच में रहते हो और आपके पास इवन दो आपने साइंस 11th 12th ली तो उसके बाद भी आपको थोड़ा समय मिलता है, 4 सब्जेक्ट ही आप पढ़ते फाउंडेशन में। और अगर सीए फाइनल की हम बात करें बेटा तो सीए इंटरमीडिएट क्लियर करे बाद सीए फाइनल के लिए भी आपके लिए 2.5 से 3 साल रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन सीए इंटरमीडिएट एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका पड़ाव है सीए की जर्नी में, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप सीए बनोगे कि नहीं बनोगे। वो इसलिए बेटा कि सीए इंटरमीडिएट में काफी कम समय में आपको सारा पढ़ना होता है। आपके पास 9 मंथ्स होते, इनफैक्ट आप लोगों के लिए तो अभी 8 से 8.5 महीने ही है और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना रहता है इसमें, तो कम समय में बहुत पढ़ना होता है। फाइनल में आपके पास थोड़ा सा वक्त रहता है, वहां पे 2.5 से 3 साल आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। और फाउंडेशन में भी ऐसा होता है कि 4 ही पेपर होते हैं और आप पहले से थोड़ा सा पढ़े हुए रहते हो तो ईजी होता है। लेकिन सीए इंटरमीडिएट में आपको कम वक्त में बहुत ज्यादा पढ़ना रहेगा बेटा। एक चीज मैं और बता दूं बेटा कि अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारे के सारे जो नोट्स आपके जो भी पढ़ाए जाएंगे शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दिया जाएगा, तो जब तक आपके पास बुक आ भी जाएंगी बेटा। तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको फर्स्ट चैप्टर की शेयर कर दी जाएगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अब आपका जो अकाउंटिंग है वो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 है बेटा। पहला पेपर जो अकाउंटिंग का आपका होता है सी इंटरमीडिएट में, आपको थोड़ी सी आइडिया होगी, लेकिन तो भी हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। सो 9 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए समय कम है और पढ़ना बहुत है बेटा आपको। सो सबसे पहले बेटा आप लोगों का पेपर नंबर 1 है जो कि अकाउंटिंग है बेटा। पेपर नंबर 1 जो कि अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। एक और चीज बेटा मैं आगे बढ़ू उसके पहले 2 चीज, एक नोट्स के बारे में मुझे कहना था कि अगर आपको नोट्स अभी तक नहीं मिले तो डोंट वरी, पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज बेटा, अगर बाई चांस कभी आपकी लाइव बैच हो ना के मिस हो, अगर बाई चांस ये मिस हो जाती है बेटा तो आपको वेबसाइट पे शायद आपने 70% बैकअप देखे होंगे, लेकिन उसको आपके लिए 100% बैकअप करा दिए गए। कभी बाई चांस अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप वो लेक्चर पूरा का पूरा फिर से देख सकते हो, 100% बैकअप आपको प्रोवाइड करा गया बेटा। ओके, अब यहां पे बेटा जो आपका फर्स्ट पेपर होता है अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होता है। एग्जामिनेशन में बेटा आपको टोटल, एग्जामिनेशन में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस आते, एग्जामिनेशन में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। ओके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कंपलसरी एग्जामिनेशन में आता है बेटा, मतलब आपको करना ही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं है कि छोड़ दो भाई उसको, नहीं। एग्जामिनेशन में जो अकाउंटिंग जो पहला पेपर आपका सीए इंटरमीडिएट का होगा, पहला पेपर जो होगा उसी में बेटा आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कंपलसरी होने वाला, आप इसको ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते। तो ये जो पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आपको पूछती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको सिलेबस में सीए इंटर में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा,
आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाना, भी कुछ भी नहीं लिखना, पेन छोड़ दो, है ना, पेन छोड़ दो, और आप कुछ भी, सिर्फ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। देखो आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, जो भी मैं चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, ये आप लोगों से शेयर करी जाएंगे। डेली जो लिखूंगा मैं, आपको सिर्फ क्या लिखना रहेगा बेटा, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा सिर्फ वही आपको लिखना रहेगा नोटबुक में, उसके बारे में बात करूंगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना रहेगा बेटा। सो आपको कुछ भी नहीं लिखना। ये जो हैंड रिटन नोट्स है डेली, जो जैसे आज डे 1 है तो डे 1 का शेयर करा जाएगा, कल डे 2 का, इस तरह हर दिन जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूं उसकी पीडीएफ आपसे शेयर करी जाएंगी। बस आपको जो क्लास में क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा वही आपको नोटबुक में लिखना रहेगा बेटे। सो अभी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है बेटे। सो आपको जो फर्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे सी इंस्टीट्यूट पूछती है, और इसमें बेटा आप लोगों को 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते बेटा, 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कितने मार्क्स हो गए बेटा आपके 20 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि अपन छोड़ दो एग्जामिनेशन में बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि एग्जामिनेशन में अपन छोड़ दे। ये कितने नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए। और किस पे क्वेश्चन आता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब आप सीए इंटर में छोड़ ही नहीं सकते। इनफैक्ट आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, पढ़ के पूरा जाना है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको पढ़ के ही जाना है और सारी चीज दूसरी भी पढ़ना है। तो 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपलसरी होते हैं, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कभी ये हो सकता है, रेयरली ऐसा देखा गया कि कोई जो 5 नंबर का क्वेश्चन में ए बी करके 2 इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछ ले बेटा, मतलब 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 4 करना है तो 4 दिए हुए आपको, उसमें हो सकता है सपोज में 4 में से एक में ए बी करके पॉइंट दिया, सब हेडिंग दिया, और 2.5 नंबर का दे दिया। लेकिन ऑल टुगेदर बेटा वो आपको 20 मार्क्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करना ही है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ओके, जो आपके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, टोटल एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, टोटल 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आएंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, कंपलसरी है। तो 6 में से एक यहां हो गया, बचे कितने, 5 क्वेश्चन। वो 5 क्वेश्चन में बेटा आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी 4 सॉल्व करो बेटा। सो एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। तो मतलब जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है बेटा, उसमें से अपने को सिर्फ कितने करना है, 4 क्वेश्चन अपने को करना रहेगा। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि 5 में से कोई आप एक छोड़ सकते हो बेटा। सो आपके पास यहां पे जो बचे हुए क्वेश्चन यहां पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 2, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सो आपके पास यहां पे कितने, 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहां कंपलसरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंपलसरी हो गया बेटा, और बचे हुए यहां पे ये 5 क्वेश्चन आपके। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कितने करना है अपने को, 4 क्वेश्चन करना है। अब ये देखा गया बेटा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जामिनेशन में आता है, कैसा रहता है, क्या सर एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का आता है कि 10-10, क्योंकि ये जो चारों है यहां पे जितने हैं ना, ये सारे के सारे ये भी 20-20 मार्क्स के ही होते। तो ये 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का, और ये भी 20 मार्क्स का, और ये भी 20 मार्क्स का बेटा। सो यहां पे है तो सब 20-20 नंबर के, लेकिन क्या सर एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का आता है कि वो उसमें 10-10 नंबर के 2 या 12 और 8, किस तरीके से आता है? तो वो कोई भी पैटर्न हो सकता है एग्जाम में। हो सकता है बेटा कि एग्जामिनेशन में आपको ये इस तरीके से आ जाए कि ये 10 मार्क्स का, ये 10, मतलब 10-10 नंबर के 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से सब हेडिंग में 10-10 नंबर के उसने 2 दिया बेटा। तो यहाँ पे हो सकता है 10-10 कितना हो गया, 20 नंबर। हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दे दे 12 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया, 20 बेटा।
ये भी होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो पूरा का पूरा कितने मार्क्स का होता है बेटा, 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है। और ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कभी 16 मार्क्स का और साथ में 4 नंबर का वो दे दे। तो अगर आप यह कॉम्बिनेशन देखोगे बेटा एग्जामिनेशन में जो ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, 10-10 नंबर का, 12 नंबर 8 नंबर, या 20 मार्क्स का, या 16 और 4 मार्कस ने दिया। मगर एक क्वेश्चन जनरली ऐसा होता है कि 20 नंबर का आता ही है बेटा। सो ये कॉम्बिनेशन आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 6th वाला होता है बेटा, इसमें ये कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो आपको कहता है कि यहां पे एनी फोर क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। तो जनरली देखा गया बेटा कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 4 क्वेश्चन देता है 5-5 नंबर के बेटा, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन देता है बेटा, टोटल 5 देता है, उसमें से 4 करना रहता है अपने को। तो यहां पे छोटे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस कई बार वो यहां पे कर लेता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि आप लोगों को यहां पे कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आता ही है 20 मार्क्स के लिए बेटा। इसमें यहां पे तो 20 मार्क्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आता ही है बेटा, लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है यहां पे भी 5 नंबर का, या कुछ अटेम्प्ट में देखिए 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यहां पे पूछ लिया उसने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां तो 20 कंपलसरी बेटा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में भी कभी ऑब्जर्व करा गया है कि एक 5 नंबर का या 2 5-5 नंबर के, वहां पे आपको 10 नंबर, मतलब टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन जो आपको पेपर में होंगे वो 25 से 30 मार्क्स तक के जा सकते हैं बेटा। अब ये बड़ा दिमाग में हमारे आता है बेटा कि एग्जामिनेशन में जब जाए तो ये सब्जेक्ट हमारे अकाउंट्स में कोई भी ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कभी 4 में से एक चूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन ये हमारे दिमाग में बड़ा आता है सर कि क्या इस सब्जेक्ट में 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे या कुछ थ्योरी भी रहेंगे। तो ये हमारे दिमाग में आता है। सीए फाउंडेशन में बच्चे काफी पूछते हैं ये चीज कि सर क्या हमारा पेपर थ्योरी वर्सेस अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, ठीक है, इनका वेटेज कितना है, इनका वेटेज कितना है सर। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता बेटा कि थ्योरी इतने मार्क्स की आएंगी ही और प्रैक्टिकल इतने, मतलब ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं रहता कि थ्योरी वो इतना पूछेंगे। सो नथिंग इज फिक्स। तो कुछ भी फिक्स नहीं कि हाँ सर इतने 5 नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है थ्योरी, एग्जाम में आएंगी 15, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम एनालाइज करें बेटा पिछले 3 अटेम्प्ट की, अगर मैं बात करूं बेटा पिछले 3 अटेम्प्ट जो हुए उनके बारे में अगर हम बात करें यहां पे बेटा, तो एक हुआ भी रिसेंटली मई 22, उसके पहले बेटा दिसंबर 21, और उसके पहले एक और अटेम्प्ट था जो कि जुलाई मंथ में था ड्यू टू कोविड, जुलाई 21 में जो एग्जामिनेशन है। तो पिछले ये 3 अटेम्प्ट के बेटा अगर मैं पेपर देखूं और डिस्कस करूं, इसको देखूं कि क्या इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं क्या, तो हम देखते हैं बेटा ये मई 22 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंपलसरी होता है, और बचे हुए 5 में से हमको 4 करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे वो आते, लेकिन यहां पे मेन चीज जो हमको देखना है क्या इस पे कुछ थ्योरी के, तो ABCD इसने 4 दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते बेटा, आप वहां पे देखेंगे उन्होंने देखो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कॉम्बिनेशन है, देखो मैंने आपसे जैसे कहा ना ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ये 10 10 12 8 20 16 4 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा। तो हम यहां पर अगर देखते तो इन्होंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे थे हमसे पिछले अटेम्प्ट में, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है वो। दूसरे बात उसी में बी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स का पूछे, मतलब बेटे 10-10 नंबर के उन्होंने 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे, थ्योरी अभी तक की कुछ भी नहीं आई है। उसी तरह मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो फिर देखो यहाँ पे उन्होंने ए अपने को 12 नंबर्स का, ए उन्होंने 12 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे। अब बी उन्होंने 8 नंबर का पूछे होंगे इसी में, थर्ड क्वेश्चन का बी पॉइंट। यस बेटा बी वाला जो क्वेश्चन है आप देखोगे यहाँ पे ये 8 मार्क्स, मतलब एक कॉम्बिनेशन 10-10 मार्क का भी हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन 12-8 मार्क का भी हो सकता है बेटा। और एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती ही है जो कि 20 मार्क का होता है, एक सिंगल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो रहा है बेटा, 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन। तो देखो ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4, जनरली क्वेश्चन नंबर 4 होता है एग्जाम में जो कि 20 मार्क्स का आपसे पूछता है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 तो उसने 20 मार्क्स का यहाँ पे आपसे पूछा, अभी तक की थ्योरी कुछ भी नहीं पूछा उसने,
क्वेश्चन नंबर हम आगे जाते बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप एग्जामिनेशन के पैटर्न में देखोगे तो यहां पर उसने यहां पे आपसे 10 मार्क्स का ये ए वाला क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है उसको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर बी भी उसने 10 मार्क्स का पूछा, तो 10-10 के कॉम्बिनेशन में पूछा। अभी तक की थ्योरी कुछ भी नहीं आई बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे मैंने आपसे कहा कि एनी 4 वो पूछता है, तो आपको 5 दियर है तो उसमें से 4 करना होता है। तो मैं यहाँ पे चारों अगर देखूं बेटा तो ये पहला वाला आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज पता है अभी, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ोगे जब आपको ही पता चलेगा ये कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं, और ये कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट वाला भी प्रैक्टिकल, ये सेकंड भी प्रैक्टिकल है बेटा, और यहाँ पे आगे भी देखो ये ट्रू और फॉल्स उसने यहाँ पे पूछा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी सी डी आप 2 भी जोखे बेटा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटे कि इस अटेम्प्ट में जो पिछला अटेम्प्ट है थ्योरी पे 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आया, थ्योरी क्वेश्चन जो अपन डरते। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा तो मई 22 का एग्जामिनेशन पेपर देखो, ये उसके पहले हम देखे बेटा दिसंबर 21 का देखो, ये जुलाई 21 का पेपर देखेंगे, तो आप वहां पे देखोगे उस पे किसी पे भी थ्योरी क्वेश्चन उसने एक भी पूछा नहीं है, नो थ्योरी क्वेश्चन। यहां पे कोई भी एक भी क्वेश्चन इन अटेम्प्ट में नो थ्योरी क्वेश्चन, ओके, यहां पे एक भी क्वेश्चन थ्योरी पे आया नहीं है। तो इसका मतलब कोई फिक्स नहीं होता। इसके पहले के अटेम्प्ट में अगर हम देखें तो मैंने दिसंबर 21 का भी पेपर देखा, और यहाँ जुलाई जो दिसंबर 21 बोलो या बेटा जुलाई का आप देखो, ये दिसंबर 21 का पेपर है, या उसके पहले का हम लोग देखें जुलाई 21 का, ये कोई भी पेपर में यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं है। इट मीन्स दैट कि ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कभी 4 नंबर 8 नंबर का पूछ लो, और उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आपने चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझे हो, हर चीजें मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी के लिए भी आपको बोलूंगा कि कभी डिस्टिंग्विश होता है वो पूछ सकते, कुछ बेसिक चीजें वो सारी चीजें हम बात करेंगे, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। और मैं फिर से कह रहा हूं आपसे एक बार कि अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये जो पीडीएफ है ना ये आपसे शेयर कर दी जाएंगी, तो आपको अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हर बात को मेरी ध्यान से सुनना है बेटा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज बेटा, हमने पहले बात करें हमारा कि पेपर फर्स्ट के बारे में जो कि आपका अकाउंटिंग है। अब एक और चीज यहां पे बेटा, एग्जामिनेशन में बेटा आपको पता होगा, कहने की जरूरत नहीं है कि जो आपका पासिंग रहता है, पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं बेटा, पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, पासिंग मार्क्स आपको पता है वो रहते 40, ओके। लेकिन एग्जम्पशन लाना है बेटा, एग्जम्पशन मतलब आपने उतने मार्क्स ला लिया, ऐसा आपके साथ हो ना, मतलब फेल ना हो, लेकिन एग्जम्पशन किसी ने ला लिया और कोई पेपर में रह गया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर जिस पेपर में एग्जम्पशन है उसको देने की जरूरत नहीं होती बेटा। एग्जम्पशन की अगर हम बोले, एग्जम्पशन के लिए कितने मार्क्स लगते हैं हमको, एग्जम्पशन के लिए लगते हैं बेटा 60 मार्क्स। अगर आपने कोई पेपर में 60 ले आ लिए तो आपको फिर अगले अटेम्प्ट में वो पेपर देने की जरूरत नहीं होती बेटा। लेकिन आप इन मार्क्स पे ध्यान नहीं देना बेटा, आप लिख लो जहां पढ़ाई करते हो, अपने टेबल के सामने लगा देना या अपने नोटबुक में लिख देना। अकाउंट्स का पासिंग मार्क्स आपके लिए 40 नहीं है, अकाउंट्स का पासिंग मार्क्स आपके लिए 75। आपको मान के चलना है कि 75 तो कम से कम अकाउंट्स में लेके ही आना, और आपके पासिंग मार्क्स 75 ही है। आप ये लिख लेंगे बेटा कि पासिंग मार्क्स आपके लिए कितने 75 है, आपको उतने ही लाना, उसके नीचे आपको सोचना ही नहीं, उसके नीचे ऐसा बन गया तो फेल हो गया अकाउंट, ऐसी बात होगी। तो 75 का ही आपका टारगेट होना, और उतना ही आपको मिनिमम 75 आपको लाना है, इतना अचीव मिनिमम करना, और अकाउंट्स में स्कोर होता है। आप खुद सोचो बेटा कि अगर हमने अटेम्प्ट जो पिछले अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बारे में बात की, इसमें थ्योरी पे क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पूरा 100 मार्क्स का। मैं आपकी स्टाइल बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, आप खुद सोचो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे होता है, मैं स्टाइल बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपना आंसर। तो 20 मार्क्स तो आपको अचीव हो रहे हैं, आपको ये 80 नंबर से बेटा आपको कितने लाना रहेगा, ये 80 नंबर से आपको 55 लाना है, तो आप 75 आ जाओगे, और आते उससे ज्यादा आएंगे, लेकिन मिनिमम आपने लिख के रखना है कि अकाउंट्स में आपको नहीं है, आपके लिए पासिंग 40 नहीं। अपने दिमाग में क्या बैक ऑफ द माइंड हमेशा क्या आना बेटा कि अकाउंट में पासिंग मार्क्स 75 ही है, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे फेल है जैसे कि अकाउंट्स में, ऐसा ही मान के चलना है आपको हमेशा बेटा। ओके ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आगे बेटा। अब आगे हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। अगर मैं बात करूं बेटा तो सिलेबस जो है आपका ये पॉइंट नंबर 1 हमने पेपर के बारे में बात करी। पॉइंट नंबर 2 बेटा
आपके सिलेबस के बारे में। तो ये जो आपके सिलेबस है, ओके, ये जो आपका सिलेबस है बेटा वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। अगर मैं कहूं इन 3 कैटेगरी के बारे में बेटा, तो पहली कैटेगरी जो है आपकी, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। आपको लिखना कुछ भी नहीं बेटा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आज मिल जाएंगी पीडीएफ, तो लिखना बेटा आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है बेटा। ओके, तो पहले मैंने कहा कि स्पेशल आपका ट्रांजैक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा बेटा आपका कंपनीज अकाउंट, ओके, कंपनीज अकाउंट। और तीसरा बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 3 कैटेगरी में आपका फर्स्ट पेपर जो है बेटा वो बटा हुआ है, 3 कैटेगरी में आपका। तो ये स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आप देखेंगे बेटा आपके ये फर्स्ट जो है ये आपका, तो इसमें 6 चैप्टर आपको पढ़ना है हमको। पहली कैटेगरी पार्ट 1 में अगर हम बात करें बेटा, तो 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। और स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई, कि डिपार्टमेंट, एग्जांपल दे कि कोई डिपार्टमेंट है किसी का, तो अकाउंटिंग कैसे होती है डिपार्टमेंट की, किसी की ब्रांच है तो वो अकाउंटिंग कैसे होती है, हायर परचेज में कैसे होती है। तो स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है कि उस सिचुएशन में, उस जगह पे किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है, उस पर आपको हम यहाँ पे 6 चैप्टर्स पढ़ना रहेगा बेटे। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 दैट इज कंपनीज अकाउंट, और कंपनीज अकाउंट में भी यहाँ पे 6 चैप्टर आपके। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए बेटा, आपको 12 चैप्टर हो गए। 6 जो स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग में 6 पढ़ना है बेटे, और कंपनीज अकाउंट में आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। वैसे देखा जाए बेटा तो यहाँ पे सीए इंटर में फर्स्ट पेपर जो अकाउंटिंग की बात करूं, तो आपको कंपनीज अकाउंट जो 6 चैप्टर दिए, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो हम चाहते तो बेटा अपन ऐसा कर सकते कि कंपनीज अकाउंट से शुरू करें, और आपके सीए इंटर में सबसे इजी सब्जेक्ट चैप्टर जो है बेटा आपका अकाउंटिंग में, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सबसे इजी चैप्टर है। लेकिन वो जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में चलेंगे बेटा। हम लोग पहले स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ये यहीं से शुरू करेंगे, और ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस बातों को आपको, मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना रहेगा बेटे। तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, पहले आपके स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का, और ये मेन पार्ट है आपके शुरुआत के 6 चैप्टर। एक कंपनीज अकाउंट कंपैरेटिवली थोड़े छोटे चैप्टर है और जल्दी हो जाता है, तो अपने को समय जो लगेगा, ज्यादा समय शुरुआत के 6 चैप्टर में लगेगा। उसके बाद चैप्टर में 7 से लेके चैप्टर में 12 का जो कंपनीज अकाउंट है बेटा, उसमें उतना समय नहीं लगता जितना शुरुआत के 6 चैप्टर में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहता है थर्ड पार्ट जो है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको, वैसे तो बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बारे में जब वक्त आएगा जब बात करेंगे, लेकिन आपको सीए इंटर में उतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। ग्रुप 1 में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, और ग्रुप 2 में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो सबसे आखिरी में ये कराया जाता है। तो सीक्वेंस जैसे आपको मटेरियल में प्रोवाइड करे, उसी सीक्वेंस में हमको चलते जाना रहेगा बेटा। अब वापस हम यहां पे आते हैं, तो आपने देखे कि हमारे को 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पे 6 चैप्टर है, फिर कंपनीज अकाउंट पे 6 चैप्टर है, उसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको सीए इंटर के ग्रुप 1 में अकाउंटिंग पेपर में वो है आपको। अब इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कराया जाएगा उसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। सो आपको जो स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, थर्ड, ओके, स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको एक बुक प्रोवाइड करी जाएंगी, छोटी छोटी मैं 5 बुक दूं उससे अच्छा एक सिंगल बुक आपको प्रोवाइड करी जाएंगी बेटा। और ये जो बुक रहेंगी, उसमें क्या क्या रहेगा सर, तो ये जो आपको क्या क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या चीज दी गई, हर चैप्टर में आपको क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले बेटा आपको थ्योरी दी हुई है हर चैप्टर की शुरुआत में। हर चैप्टर की शुरुआत में क्या दी हुई है बेटा, आपको उस चैप्टर की थ्योरी दी हुई रहेगी, उस चैप्टर के कंसेप्ट लिखे होंगे, वो आपके रेफरेंस के पर्पस के लिए बेटा। क्योंकि जब मैं क्लास में समझाऊंगा आपको, जब मैं बोलूंगा, वो चीजें, हर चीज क्लास में क्लियर हुई, वो थ्योरी आपके रेफरेंस के लिए वहां पे दी हुई है बेटे। क्या आपको पढ़ना है, आप वहां से भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लास में
हर चीज मैं डिस्कस करूंगा और आपको कुछ भी नहीं लिखना। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी बेटा आपको लिखना कुछ नहीं है। जब लिखना रहेगा बच्चे, जब मैं खुद ही बोलूंगा, आपको सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इंपॉर्टेंट ये कि आप मेरी बात सुनो, मतलब आप सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ऐसा ना हो, आप सिर्फ मेरी बात को अभी सुनोगे बेटा। तो हर चैप्टर में बेटा आपको हर चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा बेटा, सबसे पहले आपको थ्योरी दी हुई आपके रेफरेंस के लिए आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको रिवीजन के लिए बेटा उसी चैप्टर में रिवीजन के लिए इंफोग्राफिक दी हुई है बेटा। व्हाट इज इंफोग्राफिक्स बेटा, इंफोग्राफिक्स बोलो या चार्ट्स बोलो, व्हाट इज इंफोग्राफिक या चार्ट मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे फर्स्ट चैप्टर एग्जांपल, आपको कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आगे। सपोज एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का है, सो लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या होगा, आपको जब रिवाइज करें जो हैव टू गो थ्रू विद दिस इंफोग्राफिक, ये आपको फटफट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको हर चैप्टर में वो बनी हुई है बेटा। और थर्ड जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। क्वेश्चंस की जो कैटेगरी आपकी, दो कैटेगरी नोट्स में बटे हुए बेटा, दो कैटेगरी में आपके नोट्स बटे हुए। क्वेश्चंस जो है आपको एक क्वेश्चन इस तरह क्लास में दिखेंगे बेटा, आपके जो बुक रहेंगी, एक रहेंगे आपके क्लास के क्वेश्चंस। ये क्लास के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे इसकी इस तरीके से सीरीज दी गई, क्लास के क्वेश्चन है तो C1 है ना, और ऐसे क्लास सी क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लास के से C1 C2 इस तरीके से दिया, तो क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा रोज, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से दिए, तो उसकी सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए P1 P2 P3 इस तरीके से रहेंगे। तो क्लास के क्वेश्चन जो मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेटा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको डेली दूंगा कि भाई आज आपको ये करके आना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में अभी से कह दूं बेटा, पिछले अटेम्प्ट तक पिछले ऐसा होता था कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोल्यूशन बुक में प्रिंटेड रहते थे, लेकिन अब जो आपको बुक आपके पास आएंगी उस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन तो रहेंगे बेटा, जो कि मैं आपको रोज दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आज होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आज होमवर्क है, और नेक्स्ट डे उसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बेटा जो आपको होमवर्क दिया जाएगा तो सोल्यूशन बुक में प्रिंटेड नहीं। स्टूडेंट जनरली क्या करते कि ये क्वेश्चन है, इसी के नीचे सोल्यूशन रहता है, फिर वो लोग सॉल्व नहीं करते, फिर वो वहां से टिक लगा देते, बस अच्छा ये क्वेश्चन में बोला, अच्छा ये है, ये आंसर तो दिया हुआ, टिक लगा देते। इसीलिए ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके सोल्यूशन आपसे शेयर करे जाएंगे, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो गूगल ड्राइव के थ्रू दिए जाएंगे वहां पे। और जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जब भी मैं आपको डेली जब क्वेश्चन दूंगा कि आज ये होमवर्क है, प्लीज वो सोल्यूशंस को मत देखना, पहले खुद से सॉल्व करना पूरा क्वेश्चन। क्या होगा, गलती होंगी ना, ज्यादा से ज्यादा गलती होंगी, वो बेहतर है बेटा कि अपन सुधर गए, अच्छा यहां गलती हुई अपने से, सोचता है इंसान। नीचे सोल्यूशन है, आप क्या करते हो फिर ऐसे में जनरली स्टूडेंट क्या करते, ऊपर क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले नीचे सोल्यूशन देख लेते, तो दिमाग ही नहीं चलाते अपने, इसलिए इसके नीचे सोल्यूशन नहीं, वो सोल्यूशन अलग से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल ड्राइव के थ्रू दिया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब यहां पे क्वेश्चन हमारे दो कैटेगरी में बेटा बट रहे, दो कैटेगरी में क्वेश्चन हमारे बट रहे। एक हो रहा है कि वो क्लास के क्वेश्चन है बेटा, एक हो रहा है कि कहां के क्वेश्चन है, हमारे क्लास के क्वेश्चन है, और एक हो रहा है बेटा वो कौन से क्वेश्चन है हमारे, वो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि भाई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, या हम आपकी बात करें कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं बेटा क्वेश्चंस के, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। एक होता है कि भाई हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, एक हो सकता है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। एक मैंने क्या कहा कि आपके वो क्वेश्चन दिए जो कौन से बेटा, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। दूसरा ये हो सकता है बेटा कि जो आपको आरटीपी आती है, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर, जो आरटीपी रहती है बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर, आप इसे आरटीपी के नाम से बुलाते हैं। सो वो एक सोर्स होता होगा। तीसरा हमारे सीए इंस्टीट्यूट के आईसीआई के स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा जाता है, उसमें क्वेश्चंस दिए रहते बेटा, ओके। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड हो सकते, अदर क्वेश्चंस। अब ध्यान से बेटा, सो यहां पे ये जो चारों सोर्स है बेटा आपके, फिर चाहे वो प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हो, फिर चाहे वो आरटीपी हो, या फिर चाहे बेटा क्या आईसीआई के स्टडी मटेरियल हो, या उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा गया वो आपको उसमें दी हुई गई।
इसका मतलब अगर आपको सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफरेंस के लिए लेना है तो आप बिल्कुल देख सकते हो बेटा। लेकिन आप अगर नोट्स में देखेंगे, जब हम लोग मैं पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा कि ये पहला क्वेश्चन, ये मे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मे 2010 का क्वेश्चन, मैं क्लास के क्वेश्चन पहले देखो, ये सपोज ये पहला क्वेश्चन मैं यहां देखूं जो कि नवंबर 2017 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सी इंटर में 18 से शुरू हुआ है, तो उसके पहले के भी सारे क्वेश्चन आपके मटेरियल में है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई अटेम्प्ट भी नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने देखा। अब यहाँ पे देखोगे थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये मई 2013 में क्वेश्चन आया, लेकिन हमारे सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है बेटा। और इस तरीके से देखो यहाँ पर ये नवंबर 2012 में आया, लेकिन सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है। तो आपको मटेरियल के, मैं आपको हर चैप्टर के बाद, इनफैक्ट साथ साथ में बेटा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये जब क्वेश्चन आएगा तो सी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, जस्ट 1 मिनट, सी इंस्टीट्यूट का जो ये आईसीआई के नोट्स है, तो ये भी आपको बता दूंगा। देखो ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जांपल, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, तो ये हमने क्लास में अभी करे, तो साथ साथ में इंस्टीट्यूट का भी क्लास में तो करेंगे, वो हमारी क्लास के मटेरियल में सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ का नहीं है बेटा। और मैं यहाँ से टिक करते जाऊंगा और आपको बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन अपन ने अभी क्लास में करी, तो साथ साथ में सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा बेटा। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन, चारों के चारों जो चीजें देखा, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बुक जो आपको मिलेंगी उसके अलावा बेटा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको डिसिप्लिन रखना है बेटा। रोज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, रोज आपको क्लास प्रॉपर अटेंड करना है आप लोगों को, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो रोज का रोज करना है। उस स्ट्रैटेजी तो मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा बेटा। अब इसके अलावा जो आपके पास होना चाहिए, जो आपको आज करना रहेगा, फर्स्ट डे तो हो सकता है शायद आपने अभी तक परचेज नहीं किए होंगे, लेकिन आपको बेटा आज मार्केट में जाना है और बढ़िया से 2 नोटबुक खरीदना है बेटा। आज मार्केट में जाके बढ़िया से 2 नोटबुक खरीदना रहेगा। ये नोटबुक कितने पेजेस की रहेंगी बेटा? ये नोटबुक आपको 400 पेजेस की 2 नोटबुक आज खरीदना रहेगा। 400 पेजेस की कितने? ये 2 नोटबुक आज बेटा आपको खरीदना रहेगा। और एक नोटबुक जो रहेंगी जिसमें आप क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मैं करूंगा, मेरे साथ साथ आपको जो क्लास के क्वेश्चंस आप करोगे वो आपको ये एक नोटबुक में लिखना रहेगा। और दूसरी नोटबुक में आपको प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको ये नोटबुक, जो दूसरी नोटबुक है आपकी 400 पेजेस की, उसमें करना रहेगा बेटा। अब ध्यान से जब आप ये नोटबुक खरीदेंगे बेटा, तो एक चीज है, प्रॉपर सिस्टमेटिक, ठीक है। अभी आप बहुत छोटे, अभी फाउंडेशन क्लियर करें, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक होना। तो जब आपकी क्लास के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 C1 मैंने लिखा, ठीक है, ये क्लास का क्वेश्चन एग्जांपल बेटा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल है, तो सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये C1 क्लास का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब आपने अपने नोटबुक में किस तरीके से लिखना रहेगा, आपने C1 लिखे और वहां पर आपने लिख दिए बेटा कि आपने ये C1 लिखे, ये यहां पे बेटा ये कौन से, इसमें कौन से पेज नंबर, एग्जांपल ये पेज नंबर 10 है बेटा, है ना, ये पेज नंबर 10 है। तो आपने आपकी नोटबुक में लिखे C1 पेज नंबर 10, तो आपको पता रहेगा, आपकी नोटबुक में दिखा रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन उठाओ जो आपको बुक प्रोवाइड करेगी, वो बुक में कौन से पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, कौन से पेज नंबर 10, तो फट से आपने बुक खोले पेज नंबर 10 पे, क्योंकि जब आपका सिलेबस होगा रिविजन के वक्त अपने पास उतना समय नहीं रहता, तो ये सब अभी से करना है। दूसरी चीज, एक चीज जो आपने नोटबुक में लिखे बेटा, दूसरी चीज बेटा यहाँ पे जो क्लास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोटबुक में एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए लिखता हूं, सपोज ये मेरा पेज नंबर ये मेरा 3 था, ये पेज नंबर 3 है मेरा। नोटबुक में भी आपको पूरे पेज नंबर ऊपर ऊपर लिखते जाना रहेगा। पेज नंबर 3, तो मैं क्लास के क्वेश्चन में लिखूंगा कि पेज नंबर 3 पे मेरे, तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि ये कौन से पेज नंबर पे, कि क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मेरे को पता है कि मेरी जो नोटबुक है, नोटबुक के पेज नंबर 3 पे इसका सोल्यूशन है। तो रिवीजन के वक्त समय नहीं रहेगा, रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। अभी से रिवीजन करते वक्त नहीं, अरे अपन ने तो पहले गड़बड़ करी, अभी से प्लानिंग करके चलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको नोटबुक मेंटेन करना है, कैसा लिखना है, कैसा रिवीजन, तब जाके जब सेल्फ स्टडी का समय आएगा बेटा, आखिरी के 2 से 3 महीने जो आपको मिलते, उन 3 महीनों में किस तरीके से रिवीजन हो पाएगा, अगर अभी से हमने उस तरीके से तैयारी करें तो आपको इस तरीके से रेफरेंस देना रहेगा, ताकि जब हमारे पास कम समय रहे, लेकिन हम जल्दी जल्दी सारी चीजें जब कर सके बेटा। अब उसके बाद बेटा
आपको क्लास में या आपने 2 नोटबुक मेंटेन करे बेटा, उसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आप वो लिखोगे कि आपने मेंटेन करे कि सर क्वेश्चन नंबर P1 मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके आपकी बुक जो प्रोवाइड करे उसमें सीरीज P1 P2 P3 ऐसे लिखी हुई है। तो वो पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर सपोज बेटा आपके वो 22 पे दिया है बुक में, तो आपने यहाँ पे लिखे पेज नंबर 22 में। इसी तरह आपने बेटा दोनों जगह रेफरेंस देना, नोटबुक में आपको रेफरेंस देना है क्लास की बुक का कौन सा पेज नंबर है, क्लास की बुक में देना रहेगा कि वो क्वेश्चन नंबर नोटबुक के कौन से पेज नंबर पे है बेटे। ओके, अब आगे हम बढ़ते बेटा, और उसके बाद कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता है मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है बेटा। एक तो आप कैलकुलेटर जो यूज करोगे वो एक ही कैलकुलेटर पहले दिन से आखिरी तक बेटा वही यूज करना है, एग्जामिनेशन में भी वही आपको लेके जाना रहेगा। तो ये कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन एक आपका कि सेम कैलकुलेटर आप यूज करना बेटा, उसको चेंज नहीं करना। ओके, दूसरी चीज आपको कलर पेन लेना रहेगा। आज मार्केट में जाएंगे, 2 पेन आपके पास रहना चाहिए। एक जो पेन से आप नॉर्मल लिखोगे वो ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, जो भी रहे बेटा। तो एक ब्लैक लो या ब्लू लो, जिससे भी आप लिखते हो बेटा, वो आप किस लिए, आपके लिए नॉर्मल जो आप लिखेंगे क्वेश्चन उसमें लिखना है। मगर आपको एक और पेन लेना पड़ेगा, वो आप लोगे रेड कलर की बेटा, ठीक है, रेड कलर की। वो कोई न्यू एडजस्टमेंट आएगा, न्यू एडजस्टमेंट मेरे को जो दिखा या कोई कमेंट मुझे लिखाना है वहां पे, है ना, कोई नोट लिखाना है, कोई कमेंट लिखाना है, मैं भी रीडिंग में लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको भी लिखना रहेगा। होता क्या है बेटा, अभी तो हम बहुत से क्वेश्चन, हम डिस्कशन बहुत करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम बहुत करेंगे बेटा। प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लास में मैं पूछूंगा आपसे कि आपने किए कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है बेटा कि आपने अभी पढ़े, उसके बाद आपने ग्रुप 2 पढ़े, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय मिलता है 2.5 से 3 महीने। वो 3 महीने में आपके पास इतना समय नहीं होता कि ये सारे के सारे 8 सब्जेक्ट, सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़े बेटा। इतना समय नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स के देख रहे, 8 सब्जेक्ट है, फिर सब में इतने सारे क्वेश्चंस है, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी, कैसे पढ़े बेटा। तो अकाउंट्स के लिए आपने अभी से एक रेड पेन यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कब कब आपको रेड पेन से लिखना रहेगा। तो जब वो 3 महीने में आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप रिविजन करोगे बेटा, तो आपको हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो रेड से जो आपने लिख रखे हो उसको आपको देखते रहना रहेगा। आपके शुरुआत के क्वेश्चन तो पूरे के देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी। लेकिन फिर क्या होता है, क्वेश्चंस एक जैसे आते हैं, उसमें नए एडजस्टमेंट आते जाते बेटा। नए 80% क्वेश्चन सेम है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज हमने जो कर उसमें 80% सेम है जो पिछले क्वेश्चन जैसे, बट 20% कोई नई चीज ऐड हुई, तो 20% को रेड कलर से लिख लो। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपने को देख रहा है 80% तो सेम है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में करे, जो 20% बस नया है यहाँ पे। तो 20% रेड वाला जिससे लिखे वो पॉइंट्स को आपने देखे, वो एडजस्टमेंट को देखे और आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप कम समय में वो उस वक्त, अगर आज ये नहीं करोगे तो उस वक्त वो चीज मुश्किल जाएंगी बहुत बेटा। इसीलिए आपको आज से इन चीजों को ध्यान में रखना, मैं आपको बताते जाऊंगा और आप उसी तरीके से लिखोगे बेटा। और जब रिवीजन करोगे कि कम समय पे सारा का सारा क्या हो जाए बेटा, हमारा रिवीजन हो जाए। अब कुछ चीजें बेटा, आपको जो बुक प्रोवाइड करी गई है बेटा, उस बुक में आपको एक स्टडी ट्रैकर करके पेज है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से समझना। इसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए बेटा। उसके बाद आप लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के पहले, मई 23 हो या नवंबर 23 हो, आपके एग्जामिनेशन के पहले बेटा आपका 5 बार रिवीजन होना चाहिए। अकाउंट्स कितने बार होना चाहिए बेटा, 5 बार रिवीजन होना चाहिए। अब ध्यान से आप देखो, वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते, एटलीस्ट वो बेटा 3 बार तो इसको रिवाइज करते ही है। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन दिख रहा है, और थर्ड, उसके बाद बेटा थर्ड रिवीजन। ये वो बच्चे जो कम से कम 3 बार रिवाइज करते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते बेटा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये 3 बार जो आप कर रहे हो बेटा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे किस तरीके से। इसके बाद और रिवीजन के बारे में बात करेंगे बेटा, लेकिन स्ट्रेटेजी अभी ध्यान से सुनेंगे। पहला रिवीजन, आज मैंने जो चीज आपको पढ़ाया, कसम खा लो जो आज पढ़ा है आज ही पढ़ना है, कल के भरोसे कुछ नहीं। आज सर ने पढ़ाया आज ही पढ़ना है, तो आज पढ़ाया, आपको लिखना तो कुछ नहीं क्लास में, मेरी बात सुनना है। लिखना क्या है, जो सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा वो बेटा, बाकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो पहला रिवीजन तो वो होगा जो आज ही आप कर लोगे। आज मैंने पढ़ाया, आपने आज ही, जब आप शाम को 3 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, जब आप शाम में पढ़ रहे बेटा, तो जो पढ़ाए सर ने आज उसको आप ही ने पढ़े बेटा। पहला रिवीजन ये हुआ।
सेकेंड रिवीजन बेटा, जब चैप्टर खत्म होंगे तो आपसे टेस्ट पेपर शेयर करे जाएंगे, तो आप वो टेस्ट पेपर देने के उसको सॉल्व करने के पहले आपने एक बार इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करें, वो सेकेंड रिवीजन हुआ। अब ये स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से सुनोगे बेटा। होता क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हम सिलेबस में, आज समझ में आएगा, कल पर तो समझ में रोज आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते तो हमें ऐसा होता है कि जो पिछला जो होता है वो हमें लगता है कि हम भूल रहे, जो पिछला होता है हमको क्या लगता है कि भूलते जा रहे बेटा। तो थर्ड रिवीजन को बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनोगे बेटा। आपने सपोज सेकंड रिवीजन करे, जो टेस्ट के वक्त आपने की सेकंड रिवीजन करे, लेकिन क्या करेंगे कि आप जब चौथी बार जब आप कोई टेस्ट दे रहे, सपोज फर्स्ट चैप्टर आपने टेस्ट दी, सेकंड चैप्टर का जब टेस्ट दोगे तो आपने क्या ख्याल रखना कि भाई पिछले जो जो चैप्टर्स हुए, ये आदत बना लो बेटा अपनी कि आज भलाई मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूं, लेकिन पहले चैप्टर को भी एक बार देखो। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने पहले चैप्टर एक बार पढ़े, डन, आज पहला रिवीजन मैंने पढ़ाया, आपने भी कर ली, ठीक है, शाम में। उसके बाद टेस्ट पेपर शेयर किया, उसके बाद पहले आपने सेकंड रिवीजन करे। अब क्या होगा कि भाई आपने जब सेकंड चैप्टर की टेस्ट देने गए तो आपने क्या करना है कि जो पहला चैप्टर पढ़े हुए आपने उसको और एक बार देखना, पूरा नहीं देखना अपने को। जो आपने रीडिंग से हाईलाइट करे शुरुआत के कुछ क्वेश्चन पूरे देखना होता है, फिर उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स आते रहते, तो रीडिंग से जो हाईलाइट करे उसको करे। तो मतलब आज दूसरा चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ पहला भी कर लिया मैंने, तो पहला कितनी बार हो गया और रिविजन। जब आपने तीसरा चैप्टर करे बेटा, तो आपने पहला दूसरा फिर से देखना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला दूसरा पूरा देखना है आपको जो रेड कलर से जो आपने हाईलाइट करे हो बेटा, उन्हीं पॉइंट्स को देखना है। तो आपने चौथा चैप्टर जब देखे तो पहला दूसरा तीसरा एक और बार रीडिंग वाले पॉइंट देख ली, तो आपका बार बार रिवाइज हो रहा है। पांचवें चैप्टर पे है तो पहला दूसरा तीसरा चौथे के रेड पॉइंट्स देखे आपने, फिर छठवें चैप्टर पे आए बेटा आप, तो उसके बाद फर्स्ट सिक्स एंड फिफ्थ, इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते पिछला पूरा आपने फटफट देखना है। और ये आदत बनाना पड़ेगा आपको। क्यों बेटा? कि जब आप 10th चैप्टर में जाओगे तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कितने बार रिवाइज हो गए, अब बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। तो इस तरीके से, और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, नहीं नहीं बेटा। आप जब थर्ड रिवीजन पे आ रहे हो आप, तो थर्ड रिवीजन पे आपको सिर्फ जो रेड पॉइंट्स है उनको शुरुआत के कुछ क्वेश्चन देखना और रेड पॉइंट्स को देखना है बस बेटा। तो आपके वो मेमोरी में आते जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे पहला रिवीजन ये हुआ जो मैंने क्लास में आज पढ़ाया और आपने शाम को पढ़े, वो आपका पहला रिवीजन हुआ। टेस्ट देने के पहले आपने दूसरी बार रिवाइज करें, और थर्ड रिवीजन सबसे यूनिक है, क्योंकि जब थर्ड रिवीजन आप जो फिर टेस्ट देने जाते हो बेटा, तो आप पिछले चैप्टर्स देखते हो तो आपका थर्ड रिवीजन हो गया, फिर तीसरे चैप्टर का देखते हो तो फिर से पुराने चैप्टर्स देखे आपने, फिर चौथे चैप्टर का दे रहे हो तो भी पुराने चैप्टर्स का आपने रीडिंग वाले पॉइंट्स देखे बेटा। तो उसके बाद बार बार आपसे रिवाइज हो रहा है बेटा। आप याद रखना, सीए इंटर ही डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा, क्या आप सीए बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। क्यों? क्योंकि सीए इंटर में आपको कम समय पे ज्यादा पढ़ना, फाइनल में समय मिल जाएगा, फाइनल में पहुंच गए तो इंसान मेहनत कर ही लेता है, फाइनल में पहुंच गया आप सीए बन के छोड़ेंगे। लेकिन इंटर में बेटा ऐसा ना हो कि गाड़ी अटके। आपने याद रखना, आपको यही डिसाइडिंग फैक्टर है, ये आपके 8 से 9 महीने आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार इंटर क्रैक कर गए बेटा, फाइनल में आपके पास समय होता है पढ़ने। तो आपने, चलो हम आते फिर से इस पे थर्ड रिवीजन की बेटा, और थर्ड रिवीजन के बाद बेटा आपका इस तरीके से, अब आपका ग्रुप 1 खत्म हुआ, और जब ग्रुप 1 खत्म हो गया तो हमने देखे सर हमारा पेपर, हमने बार बार उसको आपने रिवाइज कर थर्ड रिवीजन तक आ गए। फिर आपका ग्रुप 2 आ गया, ग्रुप 2 आपने पढ़े बेटे, ग्रुप 2 भी इसी तरीके से 3 रिवीजन आपने ग्रुप 2 के भी कर ली, ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग के। तो जब आप सेल्फ स्टडी के वक्त आ गया बेटा, आप आ गए 4th और 5th रिवीजन पे बेटा। और 4th और 5th रिवीजन अगर है तो 4th रिवीजन आप करते हो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज, आपको फुल टेस्ट सीरीज जब देना रहेगा सेल्फ स्टडी के वक्त, तो यू मे गेट द रैंक, आपके 11 से 50 रैंक के बीच में आ सकता है। तो आप 5th रिवीजन भी करते हो बेटा, तो यू मे गेट द रैंक, आप पहले से और 10वें के बीच में आपका रैंक आ सकता है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी से, और आपको हर चैप्टर के इस चार्ट में आप देखोगे बेटा, इस टेबल में आपको हर चैप्टर के नाम लिखे हुए, यू जस्ट हैव टू टिक इट कि आज मैंने शाम को पढ़ा, ये पहला हुआ, यू जस्ट हैव टू टिक इट। आपने दूसरे टेस्ट के पेपर देखे, हाँ, तो आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे उसके पहले देखना पूरे के पूरे बॉक्स अपने टिक है कि नहीं बेटा, आपके रिवीजन करे हुए है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे होता है ना, आगे बढ़ते पिछला भूलते जाते बेटा, तो पिछला भी साथ साथ में अपने को पढ़ते जाना, स्पीड। और मैं तरीका ऐसा रहेगा कि आप क्लास में उसको मार्क करके रखोगे बेटा, तो आपका जल्दी से वो होते जाएंगे बेटा। एक चीज ख्याल रखना, आपने जी जान लगा दो बेटा, जी जान लगा दो, मेहनत करो। और आप लोगों को, आप ये सोचो, आप सीए आए क्यों थे इस फील्ड में, सीए बनने के लिए आए थे ना बेटा, इसके अलावा कोई चीज में आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए। मेहनत करो, खुद को बनाओ, खूब मेहनत करो। इमेजिन करो वो दिन, कब बहुत थकोगे, अभी तो शुरुआत है, सिलेबस बहुत है, समय कम है, आगे बढ़ेंगे बेटा तो आपको महसूस होगा नहीं यार थक गए अपन, बहुत थक जाते, कभी नर्वस फील करते। वो दिन इमेजिन करना
कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और आप पास हो जाओगे, रैंक आएगा, तो फिर आप फैमिली को, अपने पेरेंट्स को याद करना है। इमेजिन करना कि वो अपन सेलिब्रेशन करेंगे बेटा उस दिन, तो वो दिन याद करना और मेहनत में भिड़े रहना। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, फोकस्ड रहना। आई नो इट इज मतलब डिस्ट्रैक्ट, इट्स वेरी नॉर्मल कि डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपके सीए इंटर में अभी अगले 8 से 9 महीने, दैट इज डिसिप्लिन। बिल्कुल भी इधर उधर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फोकस रहना है। आज फर्स्ट डे, पढ़ाई हो गई शुरू, दैट्स इट। जो सेलिब्रेशन फाउंडेशन का करना था आप कर चुके बेटा। आज से सिवाय पढ़ाई के आपको कुछ नहीं समझता है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है बेटा, और जो चीजें मैं कहूंगा वो आपको साथ में करते रहना रहेगा बेटा। अब ये हमारी बेसिक चीजें हुई यहाँ पे। ये जो पेपर 1 के बारे में बात करें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कैसे मटेरियल है, क्या नोटबुक आप किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, सारी चीजें मैंने आपसे कहा। अब जो हम पढ़ने जाएंगे बेटा, चाहते तो सबसे पहले ये सबसे जो इजी चैप्टर था, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये जो आपको दिख रहा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, 10 चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है वो, उससे शुरू कर सकते थे, लेकिन हम वही सीक्वेंस में जाएंगे। बिलीव मी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाऊंगा बेटा। कभी नहीं समझा एक बार, दोबारा पढ़े, तीसरी बार पढ़ेंगे, लेकिन जब तक समझेगी नहीं वो चीज को छोड़ना नहीं बेटा। आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, मेहनत बहुत लगती है और मेहनत आपको करना है बेटा। तो हम इसी सीक्वेंस में हम जाएंगे, और ये भी इजी है, बस आपको हर बात को, मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना रहेगा बेटा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन एंड स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग से फर्स्ट चैप्टर इज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स, ये फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ आपसे शेयर कर दी जाएंगे। ओके, तो अब आते हैं बेटा हमारे पहले चैप्टर। मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं बेटा, अभी फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो आप फाउंडेशन में से आए क्लियर करके, तो आप उन बेहतरीन 25% स्टूडेंट्स में से जो इन्होंने ये फाउंडेशन के एग्जामिनेशन क्लियर करे। अब मैं इतना उम्मीद आपसे करता हूं कि आपको बेसिक चीजें अकाउंटिंग की आती है, एंट्री और फाउंडेशन क्रैक कर आती है बेटा, कि एंट्रीज पास करना, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक चीजें आपको आती, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। उसके अलावा बेटा सारी आप बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दो, बस मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना रहेगा। और डिसिप्लिन है ना, वो कहते ना, आपको डिसिप्लिन बस होना, और डिसिप्लिन के साथ 8 से 9 महीने गुजारना है आपको, आप सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओगे बेटा। सो हम लोग बेटा यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। अभी भी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपसे शेयर कर दी जाएगी। जब क्लास के क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वो क्लास के क्वेश्चंस ही आपको लिखना रहेगा बेटा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। आपको लिखना कुछ भी नहीं बेटा, इंश्योरेंस क्लेम, ये आपका पहला चैप्टर। चाहो तो बस आपने नोटबुक में हेडिंग दे देना, बस आपको इंश्योरेंस क्लेम। आज हमारा ये पहला दिन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रोज पीडीएफ में लिखा रहेगा आपका डे 1। ओके, ये रहा आपका डे 1 का, ये यहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर जो शुरू करे, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम बेटा। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज इंश्योरेंस क्लेम। ध्यान से आप हर बात को मेरी सुनते जाओगे बेटा। एक था बिजनेसमैन बेटा, एक था बिजनेसमैन, और मैं कह दूं आपको, कभी भी कोई चैप्टर के क्वेश्चंस की फिक्र नहीं करना बेटा। कभी भी कोई चैप्टर में उनके क्वेश्चंस की फिक्र मत करना कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में होता है उस चैप्टर के कंसेप्ट को समझना। अगर आपने उस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिए बेटा, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे भी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा उस चैप्टर के कंसेप्ट को समझना। तो कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनोगे और आप अभी कुछ भी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते जाओगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, वो है कंसेप्ट। हर चैप्टर का पहला सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस सेशन में हम उसके कंसेप्ट के बारे में बात करते बेटा। सो एक बिजनेसमैन था बेटा, एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था, ठीक है, ये बिजनेसमैन था। अब इसका अच्छा खासा बिजनेस था, ये गारमेंट्स का इसका बिजनेस करा करता था बेटा। तो ये बिजनेसमैन था, इसका नाम हम कोई रख देते, सपोज इसका नाम था राजू, और ये बड़ा ही अच्छा बिजनेस इसका चलता था भाई।
बड़ा ही अच्छा बिजनेस इसका था। और इसका किसका बिजनेस था बेटा? गारमेंट्स का बिजनेस था। इसका गारमेंट्स का बिजनेस था, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एक बंदा आया और वो कहने लगा, एक बंदा आया और उससे कहने लगा, अरे राजू बताओ बताओ। मैं राजू को कहता हूं, सपोज मैं ही वो बंदा हूं, और मैंने राजू से कहा राजू बताओ बताओ तुम किस चीज का काम करते हो। और वो कहने लगा कि मेरा तो गारमेंट्स का बिजनेस है, बड़ा अच्छा व्यापार है, बड़ा अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छा फेमस है, मेरी सिटी में बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं था इंश्योरेंस एजेंट। मैंने उसको डराया, मैंने कहा राजू ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। बोले क्या गड़बड़ हो जाएंगी? मैंने कहा राजू अगर ऐसा ना हो कि कभी आग लग जाए। आपसे पहले मैंने उससे पूछा कि बताओ बताओ तुम्हारे पास नॉर्मली कितना स्टॉक होता है, तुम्हारे पास नॉर्मली तुम्हारी दुकान में कितना स्टॉक रखा रहता है? वो कहता है कि सर 100 लाख का मेरे पास स्टॉक रखा हुआ होता है बेटा, 100 लाख का मेरे पास स्टॉक रखा हुआ होता है बेटा। तो वो कहता है कि 1 करोड़ का स्टॉक तो रखा हुआ ही रहता है, मतलब अच्छी बात है। मगर मैंने कहा क्या आपने सोचे हो, क्या राजू तुमने सोचे हो कभी आग लग गई, कभी आग लग गई तो क्या होगा? आग लगी, सेंसिटिव आइटम है, कपड़े तो यूं जल जाएंगे, तो भाई कभी आग लग गई तो ये स्टॉक जो है तो सारा का सारा आपका जल जाएगा। राजू घबराने लगा। राजू बोले बात तो सही है, ये मेरा स्टॉक रखा हुआ है बेटा, ये मेरी दुकान है, राजू कहे, और इसमें ये स्टॉक रखा हुआ है बेटा। और वो कहता है कि कभी आग लग जाए, कभी यहां पे आग लग जाए बेटा तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा वही तो तुम सोच नहीं रहे हो, कभी अगर आग लग गई यहां पे, कभी आग लग गई तो तुम्हारा तो स्टॉक जल जाएगा। मैं डराया, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट था, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने कहा मैं तो इंश्योरेंस एजेंट था। तो मैंने उसे कहा देखो देखो, उसे डराया। मैंने कहा कि कभी आग लग गई तो तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ, वो कहा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक काम करें, इतना है स्टॉक, कभी हो सकता है बेटा कि आग लग जाए, कभी यह भी हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, ओके, राइट्स हो जाए, हो ना ऐसे कभी राइट्स हो जाए, फ्लड आ गया बेटा, ठीक, एक्सेट्रा। तो मैंने कहा ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे आपका नुकसान हो जाए। ये स्टॉक एग्जांपल हम फायर कर लेते, आग लगने से मैंने कहा कि आपका स्टॉक क्या हो गया बेटा? जल गया। मैंने कहा राजू तुम तो बड़े नुकसान में आ जाओगे, 100 लाख का स्टॉक रखा होता है, कभी जल वल गया तो बड़े नुकसान हुए। हाँ सर बात तो सही। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं रिस्क कवर करता हूं, रिस्क कवर करता हूं। उसने कहा मतलब? मैंने कहा कि मैं रिस्क कवर कर ले तो अगर कभी आग लगी, अगर कभी आग लगी बेटा तो जो भी नुकसान होगा वो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी वो उसकी भरपाई करके देंगी। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें कभी नुकसान होता है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमारी इंश्योरेंस कंपनी करके देंगी। तो रिस्क है, कवर करो एक रिस्क को, कि वो रिस्क ये कि आग लगने से आपका स्टॉक जल सकता है, उसको मैं कवर करके देता हूं बेटा। मैंने कहा कि उसको मैं कवर करके देता हूं, और मैंने कहा कि अगर कभी ऐसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी उसकी भरपाई करके देंगी। हम आपका जो रिस्क है आग लगने का उसको हम कवर करते हैं, क्योंकि अगर नुकसान हो तो हम उसकी भरपाई करके देंगे बेटा। तो दूसरी चीज वो कहता है अच्छा लेकिन कमर्शियल वर्ल्ड है बेटा, फ्री में कुछ नहीं होता। हमने बोले कि रिस्क कवर करके दे रहे, लेकिन उसको भी तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम नुकसान हो तो हम भरपाई करके देंगे। तो हमने बोले कि एक अमाउंट तय करते, एनुअली वो अमाउंट मैं आपसे लूंगा और उसके बदले में रिस्क कवर करके दूंगा। तो सपोज मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, आप राजू एग्जांपल, तो मैंने कहा आपको कि मैं रिस्क कवर करता हूं भाई, अगर आपका नुकसान हुआ, स्टॉक जल गया तो मैं भरपाई करके दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी वो भरपाई करके देंगी। मगर इसके बदले में कमर्शियल वर्ल्ड है, मैंने आपसे कहा बेटे, मैंने आपसे कहा कि उसके बदले में भी तो मैं आपसे कुछ लूंगा बेटा, उसके बदले में भी तो मैं आपसे कुछ लूंगा बेटा। जब मैं आपसे उसके बदले में कुछ लूंगा तो वो पेमेंट को हम एक नाम से बुलाते, उस पेमेंट को हम कहते हैं बेटे, ओके, उस पेमेंट को हम कहते हैं, ओके, उस पेमेंट को हम कहते हैं प्रीमियम। तो मैंने कहा एक अमाउंट तय कर लेते भाई, वो अमाउंट मैं आपसे लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको कमर्शियल वर्ल्ड में मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, रिस्क कवर कर रहा हूं, तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ पैसा लूंगा। तो मैंने आपका रिस्क कवर किया और उसके बदले में आपसे कोई पेमेंट लिया, उसको हम प्रीमियम कहते हैं बेटा। वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जो फाउंडेशन में पढ़े तुमने कंपनी अकाउंट में, ठीक है, वो नहीं, ये इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं इसको। ओके, सो अगर राजू बोले अच्छा
क्या मुझे हर साल देना है? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, हर साल तुम्हें अमाउंट देना रहेगा। अच्छा, लेकिन कभी आग नहीं लगी तो? अरे आग नहीं लगी तो नहीं लगी भाई, लेकिन तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो हम हर साल कवर कर रहे हैं ना। तो वो पैसे अगर आग नहीं लगी तो नहीं लगी नहीं लगी, लेकिन आपको हर साल वो पेमेंट देना रहेगा। लेकिन जिस दिन आग लग गई, नुकसान की भरपाई हम करके देंगे बेटा। तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या है बेटा? इंश्योरेंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कवर्स risk, which covers risk on payment of premium। प्रीमियम की पेमेंट करने पे ये रिस्क कवर करता है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिस्क कवर करता है, उसके बदले में क्या लेता है बेटा? ये प्रीमियम का अमाउंट लेता है। सो अब यहां पे सर हम तो ठहरे चार्टेड अकाउंटेंट, आप सीए बनने जा रहे हो, हमें यहां पे क्या करना है? वैसे तो पॉलिसी बहुत सारी होती है बेटा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत होती है। तो यहां पे राजू जो इंश्योरेंस एजेंट है उसने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो स्टॉक है उसकी भरपाई हम करेंगे, आओ। हमने बोले चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो इंश्योरेंस एजेंट ने एक पेपर लाया बेटा, उसमें सारी चीजें लिखी रहती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा गया? उसमें ये बोला गया कि 100 लाख रुपीस का जो स्टॉक है उसका रिस्क हम कवर करते, उसकी भरपाई हम करके देंगे 100 लाख रुपए तक के स्टॉक की बेटा। लेकिन यहां पे हम स्टॉक की ही क्यों बात कर रहे हैं? ये तो पॉलिसी तो इंश्योरेंस के जो रिस्क कवर करने की बात करें तो बहुत तरह के हो सकते होंगे बेटा इंश्योरेंस। आप गाड़ी चलाते हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस निकालता है उसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो इंश्योरेंस तो बहुत तरीके के होते हैं बेटा। लेकिन हमारे सी इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं 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 सर, बच्चों को सिर्फ दो ही तरह की आपको इंश्योरेंस के बारे में यहां पे बात कर रहा है। एक तो होता है स्टॉक के बारे में और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बेटा। तो एक मैंने कहा लॉ स्टॉक, तो यहां पे हम कहते हैं कि आपको सिलेबस में कौन से बेटा, आपको दो ही तरह के सिलेबस में जिसके बारे में आपको कहा है, एक उसने कहा है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरा जो है बेटा दो ही तरह के क्लेम के बारे में आपको सिखाया गया, यहाँ पे क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो तरह के क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं दो ही तरह के। अब देखो, अब ध्यान से बेटा, मैंने यहां पे जो हाईलाइट किया हूं उसको किस चीज को हाईलाइट किया बेटा? मैंने यहां पे सॉरी जिस चीज को हाईलाइट करो क्लेम वर्ड को। तो भाई यहां पे हमें सीखना क्या है इस चैप्टर? भाई अगर आग लग गई, स्टॉक जल गया, तो राजू तो टेंशन में, राजू बोले मेरा नुकसान हो गया, मगर इस नुकसान को वो क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी से। सपोज आप राजू, एग्जांपल बेटा, मैं इंश्योरेंस कंपनी, आग लग गई, ऐसा हो ना एग्जांपल, आग लग गई बिजनेस में, आप बोले कि अरे इंश्योरेंस कंपनी में मेरे पास है सर पैसा दो हमारा नुकसान हो गया, उसे कहते क्लेम। जो आप मांगते हो मुझसे उसे कहते क्लेम। तो बेटा क्लेम आप मुझसे करने लगे, आप बोले आपने बोले थे कि नुकसान हो तो हम भरपाई करके देंगे, अब लग गई आग, अब 2 पैसा नुकसान हो गया बेटा, जो आप मुझसे मांग रहे हो उसे कहते क्लेम बेटा। तो आप क्लेम का अमाउंट, जैसे कि आप इस चैप्टर में देखोगे, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इस चैप्टर का नाम है बच्चे इंश्योरेंस क्लेम। मतलब हमें यह कैलकुलेट करना है कि जब वो इवेंट हो गई, आग लग गई, नुकसान हो गया, तो कितने का क्लेम होगा वो हमें कैलकुलेट यहां पे करना है बेटा। लेकिन हम सोचे ये क्लेम व्हीकल का भी हो सकता है, नुकसान हो गया, गाड़ी जा रही थी, किसी से एक्सीडेंट हो गया, टूट गई, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग रहे बेटा। लाइफ इंश्योरेंस होते, मरीन इंश्योरेंस, बहुत से इंश्योरेंस होते बेटा। तो हमको इंस्टीट्यूट को लगता है नहीं, 2 तरह के इंश्योरेंस है जो हम स्टूडेंट थे सिलेबस में आपके। क्योंकि वैसे देखा जाए ये काम हमारा नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम अकाउंटिंग करते, ऑडिट करते बेटा, ये हमारा काम है। लेकिन ये तो इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूअर आएगा, वो वैल्यूएशन करेगा, उसका काम है। हमें क्यों बोल रहे हो ये हमारे सिलेबस में क्यों क्लेम? भाई इवेंट हो गई, वो आग लग गई, वो स्टॉक जल गया, तो कितने का इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे वो हमको कैलकुलेट करना है बेटा। हमने बोला वो इंश्योरेंस कंपनी देखते बैठेंगे, उनका वैल्यूअर आया, वो कैलकुलेट करेगा कितने का नुकसान हुआ, वो क्लेम। हमें क्यों पढ़ा रहे? इंस्टीट्यूट को लगता है हमारे कि अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करके बेटा हम 2 चीज कर सकते। पहला तो उसने हमारे सिलेबस में रखा है क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब जो बिजनेस में स्टॉक है उसका क्लेम करना। तो वो क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, यहां पे इस चैप्टर में बहुत कम होगा कि डेबिट क्रेडिट का भी मैं बोलूंगा,
हमको ये कैलकुलेट करना है बेटा कि जो क्लेम का अमाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट क्लेम करेंगे। हमने बोले हमारा काम नहीं, हम तो सीए बनने जा रहे। इंस्टीट्यूट बोले नहीं, यहां अकाउंटिंग का नॉलेज यूज करके आप क्लेम वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब एक लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या चीज होता है, काफी टेक्निकल चीज है, वो जब आएगा जब अपन उसके बारे में बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स आपको इस चैप्टर में दो चीज पढ़ना है बेटा। एक कि जो स्टॉक है उसमें अगर कोई आग लग जाए या कोई और चीज हो जाए, नुकसान होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे बेटा। ओके अब इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे बेटा, आप लोग जो यहाँ पे चीजें लिख रहे हो उसका आखिरी में पढ़ूंगा लेक्चर में, उसके फिर जवाब देता हूं, ठीक है। अब अभी ध्यान से मेरी बातों को सुना, अभी लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अभी मेरी बात सुनना है बेटा। तो इंश्योरेंस कंपनी आई, वो राजू आया, राजू ने बोला कि भाई स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो नुकसान, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का नुकसान हो गया आग लगने से, तो उसका क्लेम कैसे, वो आपको सीखना है। प्रॉफिट का नुकसान, बोलेंगे सर पहली बार सुन रहे हम क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है बेटा, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का कैसे नुकसान, वो अपन आगे बात करेंगे। मैं अभी सिंपल वर्ड्स में कहता हूं, कोई आग लग गई कहीं तो आप उस तरीके से बिजनेस नहीं कर पाते हो 4-5 महीने, क्योंकि आपको फिर से पूरा का रेनोवेट करना होता है, फिर उसके बाद बिजनेस शुरू होता है। तो वो 4-5 महीने जो आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा है, जब आपका सेल कम होता है, सेल कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है, वो जो प्रॉफिट कम होता है उसका भी इंश्योरेंस निकलता है, वो आपके सिलेबस में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हमको दो चीज पढ़ना है, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बेटा और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम अभी शुरू करेंगे पहले क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कि लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, उसके बारे में सारी चीजें अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, हमारे दो चीज हमको पढ़ना है बेटा, एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। वैसे देखा जाए तो मशीनरी भी तो जल सकती है ना, फिक्स एसेट भी जल सकती है, उसका भी नुकसान होता है, वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट ने एक बार कोई आरटीपी में, वैसे सिलेबस में दो ही है, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। आरटीपी में एक सिंपल सा क्वेश्चन फिक्स एसेट के नुकसान का भी क्लेम का उन्हें दे दिया, एग्जाम में नहीं आया। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी कुछ भी नहीं है बेटा, मटेरियल यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ रहती है इसकी, मटेरियल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूट के बेटा, कि कोई फिक्स एसेट नुकसान होता है तो क्या आपके सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन आरटीपी में एक बार उन्हें छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, तो वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। मगर हमको पढ़ना मेन क्या है बेटा, कोई स्टॉक का क्लेम कैसे करना है, लॉस हुआ तो, और प्रॉफिट का कैसे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। दो चीज इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, और हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो बेटा जब हमारा कोई स्टॉक का नुकसान होता है तो उसका किस तरीके से हम क्लेम करते हैं, ध्यान से हर बात को मेरी सिर्फ आपको सुनते जाना है बेटे। मैंने कहा सर कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, हमने बोले कि फाइनेंशियल ईयर सपोज मेरा यहां पे शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 को, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ बच्चे, और ये बच्चों खत्म हुआ 31 मार्च 2023 को बेटा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। बड़ा ही दुखद खबर, 30 जून को 30 जून 2022 को बेटा, ये रहा हमारा गोडाउन बेटा, ये था हमारा गोडाउन, और इस गोडाउन में ये हमारी शॉप जहां पे हमारा स्टॉक रखा हुआ होता है बेटा, ये सारा का सारा स्टॉक यहां रखा था। और बहुत बुरी बात बेटा, इस तारीख को बेटा यहां पे आग लग गई, आग लग गई। इस तारीख को यहां पे क्या हुआ बच्चों, इस तारीख को यहां पे आग लग गई, आग लग गई। अरे भाई कब लगी, 30 जून को आग लगी, ये रही डेट ऑफ फायर, ये रही डेट ऑफ फायर। अब यहां पे राजू अपना खड़ा था, राजू को बहुत दुख हुआ, राजू बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, राजू रोने लगा, राजू रोने लगा। और राजू ने घबरा के, सबसे पहले जब आग लगी बेटा, सबसे पहले बच्चों उसने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, बोले फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, रे जल्दी आओ जल्दी आओ, आग लग गई। राजू रोने लगा, और राजू की जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले बेटा आए, जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले यहां पे आए, ये रही फायर ब्रिगेड, ठीक है। ये फायर ब्रिगेड वाले आए और इन्होंने क्या करे, ये क्या हो गया, जैसे डांस कर रहा है ऐसा बन गया। चलो एनीवेज बेटा, ये फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने क्या करे बच्चों, और इन्होंने यहां पे इसे आग को बुझाए। लेकिन आग तो लग चुकी थी, काफी नुकसान तो हो चुका था। राजू बोले, राजू रोने लगा कि ये क्या हुआ, मेरा तो बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। राजू को अचानक से याद आता है वो इंश्योरेंस एजेंट जो आया था, बड़ी बड़ी बातें कर गया था कि भाई कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई करके दूंगा, मैं उसको कम दूंगा। मुझे याद आया, राजू को याद आया, हाँ, वो इंश्योरेंस एजेंट को इसने कॉल लगाया, सुनो सुनो सुनो, आग लग गई थी,
नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, अब जल्दी जल्दी भाई मेरे नुकसान की भरपाई करके दो। तो क्या हुआ, वो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉय को भेजे। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले का एम्प्लॉय आया बेटा, इसने कहा पहला क्वेश्चन, ये हमारे राजू भैया, राजू से पहला क्वेश्चन उसने पूछा, बेटा बताओ बताओ आग किस तारीख को लगी। राजू से उसने पहले पूछा कि राजू बताओ आग कब लगी। राजू कहने लगा बहुत बुरा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ फायर बताओ, डेट ऑफ फायर। राजू को बोला गया कि पहला क्वेश्चन बताओ कि डेट ऑफ फायर। उसने कहा कि 30 जून 2022 को आग लगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन राजू से कि बताओ किस तारीख को आग लगी। फिर राजू को बोला गया, सेकंड क्वेश्चन राजू से पूछा कि राजू सुनो तुम ये भी बताओ। सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ। स्टॉक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन डेट ऑफ फायर, सेकंड क्वेश्चन स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ। और उससे पूछा गया कि ये बताओ स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ। बोले क्यों स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ? क्योंकि हमें ये तो पता रहना चाहिए ना बेटा कि जिस दिन आग लगी हमारे गोडाउन में कितने का स्टॉक रखा हुआ था बेटा, हमें ये तो पता रहना चाहिए ना भैया। तो इसलिए उन्हें बोला लाओ जाओ जाओ स्टॉक, जल्दी से स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ। वो दौड़े दौड़े गया, उसने ले आया, ये रहा स्टॉक रिकॉर्ड। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक था। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब मैं यहां पे कहता हूं कि जिस दिन आग लगी इतना स्टॉक हमारे गोडाउन में था बेटे। तो उसने कहा कि चलो स्टॉक रिकॉर्ड से इन्होंने देखे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन यहां पे स्टॉक कितना रखा हुआ था बेटा। उस दिन स्टॉक, फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 लाख का स्टॉक था, ये मैं कोई और फिगर ले लेता, चलो 100 लाख का स्टॉक था, ठीक है। अब बताओ मुझे, वो फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने आग बुझाए, तो बेटा आग बुझाए लेकिन कुछ नुकसान तो हो ही गया, काफी कुछ नुकसान हो चुका था बेटा। अब जिस दिन आग लगी हमने स्टॉक रिकॉर्ड देखे, उससे हमको पता चला कि 100 लाख का स्टॉक रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ बेटा, वो फायर ब्रिगेड वाले उन्होंने आग बुझाए तो कुछ स्टॉक जला हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत बच गया, पार्टली डिस्ट्रॉयड था। फुल्ली डिस्ट्रॉयड भी तो भी हम उसको कुछ कीमत में बेच, स्क्रैप कहते, जो जल गया है, थोड़ा बहुत जला बच तो भी हम उसको बेच ही देते। तो मुझे बताओ जिस दिन आग लगी बेटा, जिस दिन आग लगी गोडाउन में बच्चों स्टॉक था 100 लाख का, लेकिन जो स्क्रैप जो बच गया, जो आग लगा, सॉरी आग बुझाए और उसके बाद में लगाए नहीं, बुझाए, आग बुझाए तो कुछ स्टॉक बच गया, डिस्ट्रॉयड था, लेकिन एज ए स्क्रैप कुछ ना कुछ मार्केट में बिक जाएगा। तो उन्होंने बोले कि उसे कहते हैं सैल्वेज। क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं सैल्वेज गुड्स। सैल्वेज गुड्स जो होते हैं, सपोज इन्होंने बोले कि 20 लाख रुपए का ऐसा गुड्स है जो जल गया है लेकिन बिक जाएगा सर, स्क्रैप कुछ ना कुछ पैसे उससे आ जाएंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, जिस दिन आग लगी स्टॉक था 100 लाख का और जो गुड्स जला हुआ है, आधा अधूरा, टूटा हुआ, पार्टली डिस्ट्रॉयड, लेकिन तो भी मार्केट में अगर स्क्रैप बेचे तो 20 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे राजू भैया का नुकसान 100 लाख का हुआ कि 80 लाख का हुआ? बताओ, जब तक मैं पानी पीता हूं और आप मेरे को बताओ कि 100 लाख का नुकसान है कि 80 लाख का नुकसान है। ओके, करेक्ट। नुकसान कितने का है बेटा? करेक्ट, नुकसान कितने का? नुकसान है 80 लाख का। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि 100 लाख की उसकी कॉस्ट थी। करेक्ट बेटा, करेक्ट, ओके, वेरी गुड, करेक्ट, 80 इज करेक्ट। ओके, क्यों मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 100 लाख का स्टॉक था बेटा, वो जल गया, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक ऐसा है, सपोज अपन अपने आप राजू के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये स्टॉक रखा हुआ है बच्चों और वो जल गया, आग फायर ब्रिगेड वाला है, बुझाया, कुछ स्टॉक पार्टली डिस्ट्रॉयड था। अपन ने बोले कि भाई जो मैंने स्टॉक था वो मैंने कितने में खरीदा था बेटा? 100 लाख का स्टॉक था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 100 लाख। लेकिन 20 लाख का ऐसा स्टॉक है जो कि बच गया, जो बेचूंगा तो 20 लाख रुपए मेरे पास आ जाएगा। 20 लाख का स्टॉक उसमें से बच गया बेटा। तो मेरे को बताओ नुकसान कितने का हुआ? 100 का हुआ कि 80 का? क्योंकि 20 का तो बच गया ना, वो तो अपने को रिकवर हो जाएंगे बेटा। इसीलिए बेटा अपन यहां पे बोलेंगे अपने को कितने का नुकसान हुआ? 80 लाख। तो लॉ, ये अपने सैल्वेज स्टॉक को इसमें से क्या करते बेटा? माइनस। तो ये रहा आपका लॉस ऑफ स्टॉक।
तो लॉस ऑफ स्टॉक एक्चुअल में कितना हुआ बेटा? आपके लॉस ऑफ स्टॉक उसने बोला कि 80 लाख रुपीस का स्टॉक का नुकसान हुआ। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोले कि लाओ 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 80 लाख रुपए हमारे लाओ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं बेटा, आपको एग्जांपल्स लिखने नहीं है, बस मेरी बात को सुनना है। मतलब लॉस ऑफ स्टॉक तो सर ऐसे कैलकुलेट, सब सही जवाब दे रहे, करेक्ट बेटा। लॉस ऑफ स्टॉक तो ऐसे निकाल रहे जैसे कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज स्टॉक, दैट विल बी लॉस ऑफ स्टॉक। वो क्या हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक हो गया बेटा। तो सर इतना आसान है चैप्टर, हमको तो इस चैप्टर में जो इतने का नुकसान हो उतने का क्लेम करना है, ऐसा नहीं। अभी थोड़ी सी एडवांस चीजें एक के बाद एक आते जाएंगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं अभी और आप ध्यान से उनको सुनते जाएंगे बेटा। तो अपन लेते पहले फर्स्ट एग्जांपल। ओके, पहला एग्जांपल, ठीक है। अब सबसे ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने कहा कि इंश्योर्ड वैल्यू इसे कहते हैं पॉलिसी अमाउंट, कि आपने कितने की पॉलिसी निकाले थे। पॉलिसी अमाउंट वो होती है बच्चे कि इतने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी ने ली है हमारे स्टॉक की, नुकसान होगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे बेटा। सपोज ये 100 लाख था, कितना था बेटा? ये था 100 लाख। मैंने कहा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बेटा, जिस दिन आग लगी उस दिन बेटा हमारे पास स्टॉक लगा हुआ था 80 लाख का। ध्यान से समझना बेटा, फर्क है। पॉलिसी अमाउंट कितने की थी बेटा? 100 लाख की। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 100 लाख रुपए तक की जिम्मेदारी ली थी हमारे स्टॉक की। लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था बच्चे? जरूरी तो हमने जब पॉलिसी निकाले, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी हमने जब पॉलिसी निकाले तो मैंने क्या कहा कि भाई मैंने पॉलिसी निकाला, मैंने अंदाजे से लगाया कि 100 लाख का स्टॉक मेरे पास रहता है, तो 100 लाख की जिम्मेदारी मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि 100 लाख की जिम्मेदारी आपकी, अगर नुकसान होता तो 100 लाख के स्टॉक की भरपाई आप करके दोगे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना बेटा कि 100 लाख का स्टॉक रही हमारे पास, वो ज्यादा भी हो सकता है 100। अभी एक एग्जांपल ज्यादा वाल लूंगा, लेकिन जिस दिन आग लगे हो सकता है 100 से ज्यादा रहे, हो सकता है 100 से कम। एग्जैक्ट थोड़ी ना 100 लाख का स्टॉक रहेगा रोज का रोज, वो कम ज्यादा हो सकता है। तो हमने पॉलिसी निकाले थे 100 लाख की बेटा, पॉलिसी निकाले थे 100 लाख की। लेकिन बच्चे स्टॉक जिस दिन आग लगी स्टॉक कितने का लगा था? हमारे पास 80 लाख का लगा था। अब आप मुझे बताओ सेल्वेज गुड्स, वो था बेटा हमारे पास 10 लाख का, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया गुड जिससे अपने रिकवर हो जाएंगे 10 लाख रुपीस। तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितनी होगी बेटा? ध्यान से, ये रहा हमारा शोरूम, ठीक है, यहां पे स्टॉक रखा हुआ था हमारा। अब क्या हुआ? हमने पॉलिसी निकाले होंगे बेटा, हमने पॉलिसी कितने की निकाले? 100 लाख के। लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी कितने का स्टॉक रखा था? 80 लाख का रखा हुआ था। पॉलिसी कितने की थी? 100 की। तो पॉलिसी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी 100 लाख तक की जिम्मेदारी, लेकिन जरूरी नहीं स्टॉक हमेशा 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। अभी कम वाला एग्जांपल ले रहे बच्चे, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर एक स्टूडेंट ने दे दिया, वेरी गुड। सुनो बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा? अमाउंट ऑफ, फिर मैं लिखता हूं आगे, लेकिन आप मेरे को एक स्टूडेंट ने सही दे भी दिया बेटे। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा? 70, 80 और 90, तीन ऑप्शन, 70, 80 और 90 बेटा। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बच्चे कितना होगा? 70, 80 और 90। 70 करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट। अब सुनो, हाउ वी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बेटा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था? 80 लाख का। लेकिन सर उसमें से गुड्स कितने बच गए? सेल्वेज गुड्स, उसकी क्या वैल्यू? 10 लाख। तो एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ? 70 लाख। करेक्ट बेटा, सही जवाब दे रहे सब। ओके, तो एक्चुअल में नुकसान कितने का? 70 लाख का। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी आपको उसको प्रूफ करता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं सर, पॉलिसी तो 100 लाख की थी ना, इंश्योरेंस कंपनी ने बोली थी 100 लाख रुपए तक की भरपाई करके दी। अरे भाई सुनो मेरी बात, ये मेरी एक कार, अभी अपनी एक कार बेटा, ठीक है। अब ये कार जा रही थी, इसमें साइड मिरर होता है ना, ऐसे ही बना ले रहा हूं मैं। ये साइड मिरर है जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब ये साइड मिरर है अपना, अभी समझ लो साइड मिरर है। अब मेरे को बताओ कि
हमने व्हीकल इंश्योरेंस निकाले होंगे जितने का भी निकाले। अब अपने इधर आते हैं ऐसे बहुत सारे अपनी ये बाइक पे एक हीरो, ये क्या बना रहा, चलो ठीक है, ये जो भी है बेटा, ये बाइक है, क्या बन गई, ठीक है, जो भी है ये बाइक है बेटा। अभी बाइक वाला अपना आ रहा था हीरो बनते और इसने गाड़ी को मार दिया। अब वो गाड़ी में क्या हो गया, मिरर टूट गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को मैं बोलूं कि मेरी मर्सिडीज, एग्जांपल, आप वंस यू बिकम ए सीए, सपोज आपके पास मर्सिडीज, आपने बोले मेरी मर्सिडीज 50 लाख रुपए की, मैंने 50 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, ये साइड मिरर तोड़ दिया 2 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी से तुम 50 लाख मांगोगे 2 लाख मांगोगे? 2 लाख मांगोगे ना, जो नुकसान हुआ वही मांगेंगे ना। अभी पॉलिसी 50, अभी कार थोड़ी ना पूरी की पूरी एक्सीडेंट हो गया, कार थोड़ी ना पूरी टूट गई, खराब हो गई, पूरी बर्बाद हो गई तो 50 लाख मांगो। अरे साइड मिरर टूटा, जितने का नुकसान उतना ही मांगोगे ना। हाँ बस वही बात है। अरे स्टॉक आपका, आपने पॉलिसी 100 लाख की निकाले होंगे, मगर स्टॉक तो 80 था ना, तो उसमें से जो गुड्स 10 का बच गया, तो बताओ मेरे को नुकसान कितने का? 70 का नुकसान हुआ ना बेटा हमारे पास, तो 70 लाख का नुकसान आपका हुआ है। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब मैं लेता हूं यहां पे सेकेंड एग्जांपल बेटे, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है, आप मुझे जवाब दोगे बेटा। सेकेंड एग्जांपल ध्यान से बच्चे, मैंने कहा यहां पे इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉलिसी अमाउंट, कितने की आपने पॉलिसी निकाले, या लिख देता हूं ब्रैकेट में पॉलिसी अमाउंट, इसको अपन वही लेते हैं 100 लाख। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बेटा, ये आपका 200 लाख। सैल्वेज गुड्स, सैल्वेज गुड्स 20 लाख। अब मुझे बताओ कि यहां पे लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो, पहले तो बताओ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक मेरे को बताओ, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये क्या हुआ सर, हमने पॉलिसी निकाले थे 100 लाख की, लेकिन जिस दिन आग लगी हमारे पास गोडाउन में रखा था 200 लाख का स्टॉक। हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं है बेटा? सपोज कोई फेस्टिवल, दिवाली का सीजन था, हमारे पास बहुत स्टॉक रखा, जब सेल बहुत हो तो हमने बहुत सा स्टॉक रखे बेटा। और अब मैंने कहा यहां पे बेटा कि यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 100 लाख की पॉलिसी निकाले थे, मगर स्टॉक उस दिन रखा था 200 लाख रुपए का। सैल्वेज गुड्स कितने, 20 लाख रुपए के बच्चे। तो मेरे को बताओ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा। तो मैं यहां पहले लिखता हूं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज गुड्स, वैल्यू ऑफ सैल्वेज गुड्स हमारी, ये सैल्वेज गुड्स। ओके, अब बताओ बच्चों 180 कोई 80, ठीक है। अब ध्यान से बच्चे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना, जिस दिन आग लगी स्टॉक कितने का था? मैंने कहा सर जिस दिन आग लगी स्टॉक रखा हुआ था 200 लाख का, सैल्वेज गुड्स कितना 20 लाख, तो नुकसान कितना हुआ 180 लाख। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एक अलग चीज है, और इंश्योरेंस कंपनी से बेटा क्लेम कितना करना वो एक अलग चीज। अब समझो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा कि मैंने 200 लाख रुपए का स्टॉक था, 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, सैल्वेज गुड्स था तो नुकसान हो गया 180 लाख का। मैं ठहरा राजू, मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, आपने बोले थे कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप करके दोगे। 180 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 200 लाख का स्टॉक था, 20 सैल्वेज है तो 180 का नुकसान हो गया बेटा। तो मैंने कहा चलो लाओ लाओ 180 लाख। बोले पागल हो गए, पॉलिसी तो 100 लाख की निकाले थे ना भाई साहब, तो उनके जिम्मेदारी 100 लाख का ही था। तो उन्होंने बोले कि हम क्यों आपको 180 लाख रुपए दें। तब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ठीक है 180 लाख का जो नुकसान हुआ उसमें से 100 लाख रुपीज अपन इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। 180 लाख का क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ, उसमें से 100 लाख, मैक्सिमम बच्चे भी 100 बोल रहा है, अभी थोड़ा सा चेंज आएगा तो आपका माइंड भी चेंज होगा ध्यान से। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई 180 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन हमने 100 लाख की पॉलिसी निकाले थे, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से 100 लाख रुपीज क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है। अभी मेरी बात ध्यान से सुना, वो अपना नुकसान क्यों कराएंगे, अभी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। मैंने कहा बेटा कि टोटल स्टॉक
ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का टोटल स्टॉक था बेटा? और टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का था? 200 लाख का बेटा। ठीक है, अब ध्यान से बच्चे, इसमें से 100 लाख का स्टॉक इंश्योर्ड था। 100 लाख का स्टॉक क्या था बेटा? इंश्योर्ड था। इंश्योर्ड मतलब उतने का इंश्योरेंस निकाल रखे थे। ये 100 लाख जो थे बेटा, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे ये 100 लाख रुपए जो थे बेटा, 100 लाख रुपए का जो स्टॉक था, हमने बोले मेरे गोडाउन में 200 लाख का स्टॉक होगा, लेकिन बेटा इसमें से 100 लाख का स्टॉक किसके भरोसे था? इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था, कि भाई आपके भरोसे। और बचा हुआ जो 100 लाख था बेटा, वो अनइंश्योर्ड था। वो किसके भरोसे था बेटा? वो ओनर के भरोसे, मतलब राजू के भरोसे, ओनर के भरोसे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे राजू, अपना जो एग्जांपल है राजू। तो भाई साहब मेरे पास जो स्टॉक रखा हुआ था, 200 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, इसमें से 100 लाख के स्टॉक की जिम्मेदारी मेरी। आग लगी तो मैं उसका बेयर करूंगा लॉस को, और 100 लाख के स्टॉक की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की। आग लगी तो वो उसका वो मेरे को भरपाई करके इसकी देंगे बेटा। अब हुआ क्या कि जिस दिन आग लगी बेटा, ये रहा हमारा गोडाउन। अब इसमें स्टॉक रखा हुआ है बेटा, स्टॉक को 200 लाख का स्टॉक रखा हुआ है बेटा। अब क्या हुआ कि ये जो फायर ब्रिगेड वाले आए, ठीक है। अब फायर ब्रिगेड वाले आए और इन्हें आग बुझाने लगे बेटा, ठीक है, इन्होंने ये आग बुझाने लगे। अब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने लगे, इसमें स्टॉक कितने का रखा हुआ है? 200 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है बेटा, 200 लाख रुपए का स्टॉक रखा है बच्चे। 100 लाख इंश्योर्ड है और 100 लाख अनइंश्योर्ड है बेटा। तो 100 लाख इंश्योरेंस का, 100 लाख का स्टॉक 100 लाख का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे और 100 लाख का स्टॉक राजू के भरोसे बेटा। तो मुझको एक बात बताओ, जब ये फायर ब्रिगेड वाले आए, पानी बेटा डाले और आग बुझाने लगे, तो उन्होंने ऐसा बोले क्या? उन्होंने ये 20 लाख के स्टॉक को बचाए ना बेटा, सैल्वेज जो था, ये जो गुड्स 20 लाख के स्टॉक को बचाए बेटा। तो यहां तो लड़ाई वाली बात हो गई। इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे जो 20 लाख के स्टॉक जो उन्होंने बचाए बेटा, वो हमारे जो स्टॉक थे, जो 100 लाख का स्टॉक हमारे भरोसे था, लेकिन जो उन्होंने 20 लाख के जो स्टॉक बचाए बेटा, वो हमारे स्टॉक रखे थे, जो इंश्योर्ड वाले थे। तो एक्चुअल में 80 का ही नुकसान हो तो हम लोग 80 देंगे। राजू बोलेगा ना 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 ना, एक वो जो 100 लाख का स्टॉक मेरा वाला जो रखा हुआ था, वो 100 लाख का जो स्टॉक मेरा वाला जो रखा था, उसमें से 20 लाख के स्टॉक उन्होंने बचाए बेटा। जो अब मेरे को बताओ, वो 20 लाख फायर ब्रिगेड वालों ने मेरा स्टॉक, तो मैं राजू मैं लड़ रहा हूं कि 20 लाख का स्टॉक मेरा बचा है। इधर वहां पे इंश्योरेंस कंपनी बोलती नहीं नहीं नहीं, वो जो 20 लाख का सेल्वेज गुड्स है वो हमारा बचा है, तो वो 20 लाख का हमारा बचा है तो हम 80 देंगे। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, वो 20 लाख का जो स्टॉक बचा है वो मेरा बचा है, तो मैं मेरा 80। तो वो बोलते कि जो हमारा 100 था उसमें से 20 उसने बचा लिया, तो वो 80 लाख ही हमको देने के लिए बात कर। बोला नहीं, वो स्टॉक मेरा था तो मेरा वाला बचा है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा बचा है, तो आपका जो स्टॉक 100 लाख जो आपके भरोसे था वो तो पूरा जल गया, तो मैं आपसे 100 लूंगा। तो दोनों लड़ने लगेंगे कि भाई वो गुड्स जो था वो किसका बचा है, वो फायर ब्रिगेड वालों ने किसका बचा है। तो यहां पे ऐसी कोई सिचुएशन अपन करते बेटा, ऐसा कुछ करते कि दोनों का जो 20 लाख रुपए का जो था बेटा हमारा सेल्वेज, ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए का जो सेल्वेज था बेटा, वो दोनों का ही गुड्स बचा, हम ऐसा मानते। तो दोनों का ही मतलब, अब ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मूला लोग इसका फॉर्मूला रटते, फॉर्मूला मत रटना, कंसेप्ट समझना, फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे अभी अपन। मैं कहता हूं बेटा कितने का स्टॉक इंश्योरेंस का, पॉलिसी अमाउंट कितने की थी बच्चे? पॉलिसी अमाउंट थी 100 लाख रुपए की। कितने की थी पॉलिसी अमाउंट? 100 लाख रुपए की। लेकिन हमारा स्टॉक कितना था? 200 लाख का। इसका मतलब ये 100 डिवाइडेड बाय 100 करो, ये आता है बेटा 50%। दिस इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। आप मेरे को बताओ, 200 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है बेटा, उसमें से 100 लाख का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। तो मुझे ये बताओ बच्चे कि जो आग लगी उसमें इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे कितने था? 50%। दैट इज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। स्टॉक 200 लाख का था, लेकिन उसमें से 100 लाख का इंश्योरेंस कराए थे हमने, मतलब 50% हमारा गुड्स इंश्योर्ड है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा? परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 100 डिवाइडेड बाय 200।
वो 100 क्या है बेटा, पॉलिसी अमाउंट, वो 200 क्या है बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो 200 क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब 200 में से 100 का इंश्योरेंस कराए तो 50% हमने इंश्योरेंस करा रखे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो लॉस हुआ उसका भी 50% ही मैं दूंगी। तो लॉस कितना हुआ बेटा, 180 लाख का, ये ऊपर लिखा है 180 लाख का हुआ, तो ये आता है बेटा 90 लैक्स, ये आता है 90 लैक्स बेटा। तो इसे कहते हैं एवरेज क्लॉज। व्हाट इज एवरेज क्लॉज बेटा, क्यों, क्योंकि भाई साहब जो बेनिफिट है सेल्वेज गुड्स का वो तो दोनों बोलेंगे कि मेरा स्टॉक बचा, मेरा स्टॉक बचा, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ना, ऐसा कुछ करो कि दोनों को उसका बेनिफिट मिले। इसे कहते हैं एवरेज क्लॉज। 2 मिनट पेशेंस रखना और क्लियर होगा पॉइंट। तो इसको कहते हैं जब क्लेम होता है, तो ये क्लेम जो होता है एवरेज क्लॉज का एक कंसेप्ट होता है, इसे कहते हैं बेटा एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का एक कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला होता है इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। इसको फॉर्मूले को रटो मत, फॉर्मूले को रटो मत, कंसेप्ट समझ लो। आप मेरे को बताओ, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, करेक्ट आंसर, करेक्ट बेटा, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो क्या बताता है जो हाईलाइट के ग्रीन कलर से, दैट इज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कितने प्रतिशत आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला है, तो वो ये बताता है बेटा। तो लॉस का भी उतना ही परसेंट इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं बेयर करूंगी। तो लॉस हो 180 लाख का, तो 180 लाख का 50% करो तो होता है 90 लाख, तो 90 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी देंगी। तो ये कंसेप्ट होता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का आपको रटने की कोई चीज जरूरत नहीं बेटा। ये देखो यहाँ पे जो बच्चे मैंने ये लिखा, ये जो लिखा, ये क्या है आपका पॉलिसी अमाउंट आपका, ये 200 क्या आपका स्टॉक है, और ये 180 क्या आपका लॉस है। तो आपका वो पूरा का पूरा नहीं देंगी ना, आपको वो जितने प्रतिशत इंश्योरेंस करा उतने ही प्रतिशत, उतने ही परसेंटेज, करेक्ट आंसर, उतने ही परसेंटेज वो हमको क्लेम देंगी बेटा। तो यहां पे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बेटा एवरेज क्लॉज। अब मेरे दिमाग में आता है कि सर यहां पे एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था बेटा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, वहां पे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक था 70 लाख रुपीज। तो क्या मैं, मेरा 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था बेटा, तो क्या ये 70 लाख रुपए मैं पूरे के पूरे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा क्या? क्योंकि यहां पर भी मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां पे बेटा क्या मैं 180 लाख का था, लेकिन यहां पर बेटा मैं अगर देखूं तो क्लेम मैं कितना करूंगा, यहां पर मैं क्लेम कर रहा हूं 90 लाख। तो क्लेम इक्वल्स टू एवरेज क्लॉज में जो आपका रहा है एवरेज क्लॉज, तो यह प्रपोर्शनेट जाता है, प्रपोर्शनेट। तो 180 लाख का नुकसान था लेकिन हमने 90 क्लेम करे। लेकिन यहां पे जो क्लेम मैंने यहां पे लिखा बेटा, यहां पे पूरा लॉस ऑफ स्टॉक जो था पूरा का पूरा आपने क्लेम करे फुल। तो यहां पे बच्चे फुल क्लेम कर रहे हो और यहां पे प्रपोर्शनेट कर रहे हो। तो मुझे पहले बताओ बेटा, यहां पे पहले एग्जांपल में फुल क्लेम क्यों करे, 70 लाख रुपए का पूरा क्लेम कर लिया अपन ने। तो क्यों पूरा का पूरा क्लेम कर लिया अपन, 70 लाख का पूरा क्लेम करे, तो क्यों से पहले एग्जांपल में 70 लाख का क्लेम करे पूरा? उसका रीजन ये है कि आपने जो जितने का पूरा आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 80 लाख, और आपका पॉलिसी का अमाउंट कितनी थी, 100। तो आपका 80 लाख का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, पॉलिसी अमाउंट मतलब ये 80 लाख का जो स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ था वो पूरा का पूरा किसके भरोसे था, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था। तो ये जो स्टॉक मेरा यहां पे रखा था 80 लाख का बेटा, ये पूरा इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था। क्यों? क्योंकि मैंने 80 लाख रुपए का स्टॉक था और पॉलिसी 100 लाख की। अरे भाई 100 लाख से कम ही है स्टॉक तो रखा हुआ मेरा, तो पूरा का पूरा 80 लाख किसके भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। तो आपने पूरा का पूरा जो लॉस हो 70 लाख का उनसे क्या कर लिए बेटा, क्लेम कर ली। लेकिन यहां पे एवरेज प्रोपोर्शनेट क्यों निकाले, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे नहीं था। जिस दिन आग लगी कितने का स्टॉक था, 200 का, लेकिन पॉलिसी कितने की निकाले थे, 100 की। तो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे 50% ही था, तो लॉस का 50% ही देंगी। तो इसीलिए यहां पे बेटा एवरेज क्लॉज के थ्रू अपन यहां पे कैलकुलेट करते, क्या कैलकुलेट करते, क्लेम का अमाउंट। सो कब एवरेज क्लॉज लगेगा बेटा, कब एवरेज क्लॉज लगेगा? एवरेज क्लॉज हमारा लगता है जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट,
तो फिर एवरेज क्लॉज के थ्रू हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो एवरेज क्लॉज में सिर्फ प्रोपोर्शनेट करते, एवरेज क्लॉज में सिर्फ क्या करते बेटा हम लोग, प्रोपोर्शनेट करते बेटा। और दूसरा हमारा अगर एवरेज क्लॉज नहीं लगता तो जो फुल लॉस रहता है पूरा का पूरा क्लेम करते। मगर कब हमारा एवरेज क्लॉज लगता है, जब कुछ स्टॉक हमारे भरोसे, कुछ स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है बेटा। अदरवाइज आपको फुल अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर, पूरे के पूरे लॉस को इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लेते बेटा, क्लेम करते। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक और एग्जांपल लेता हूं और आप मेरे को इसका जवाब देते जाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहां पे थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बेटा, थर्ड एग्जांपल से अब इंश्योर्ड वैल्यू पॉलिसी अमाउंट, कितने की पॉलिसी निकाले थे, मैंने कहा हमने निकाले बेटा यहां पे 300 लाख की पॉलिसी थी, ठीक है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन कितने का स्टॉक रखा हुआ था, 400 लाख का। जिस दिन आग लगी कितने का स्टॉक था, 400 लाख का। सैल्वेज गुड्स वो कितने का बचा, 40 लाख का। तो मुझे बताओ बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज गुड्स। मुझे एक बात बताओ बेटा, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था बच्चों, 400 लाख रुपए का स्टॉक था, 400 लाख का। तो हमने देखिए 400 लाख का स्टॉक था, गुड्स जो बचा वो था 40 लाख का, गुड्स क्या हुआ बेटा, बचा। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, नुकसान कितने का हुआ, 360 लाख का, ठीक है। नुकसान हुआ, ये नुकसान एक अलग चीज है, क्लेम करना एक अलग चीज है बेटा, ठीक है। तो ये नुकसान हुआ 360 लाख का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके बेटा पूरे के पूरे 360 लाख रुपए लू के, क्योंकि पॉलिसी 300 लाख की है और नुकसान हुआ 360 का। क्योंकि जिस दिन आग लगी बेटा, ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा गोडाउन है बेटा, जिस दिन आग लगी मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक था, 400 लाख का बेटा। तो इसमें 300 लाख इंश्योर्ड था और 100 लाख अनइंश्योर्ड था, क्योंकि टोटल 400 लाख का था, टोटल 400 लाख था। तो उसमें से 300 लाख का इंश्योर्ड था और 100 लाख का अनइंश्योर्ड था। तो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे कितना स्टॉक रखा था, मेरा स्टॉक 400 लाख का था, पॉलिसी तो मैंने 300 की निकाला, पॉलिसी तो मैंने कितने की निकाला बेटा, 300 की। करेक्ट आंसर 270, करेक्ट बेटा, वेरी गुड, 270 बहुत ठीक है। सुनो तो मेरे को एक बात बताओ, करेक्ट, वेरी गुड बेटा। अब यहां पे 300 का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, 100 का स्टॉक हमारे, क्योंकि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, 400 का, लेकिन हमने पॉलिसी कितने की निकाली, 300 की। तो मैं अगर यहां से कहूं, यहां पे जो क्लेम होगा बेटा वो एवरेज क्लॉज है। तो जब भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मोर देन पॉलिसी में, तो एवरेज क्लॉज लगता है। सुनो फॉर्मूला बाद में लिखता हूं, पहले यहां नीचे देखो। मैंने कहा कितने का आपकी पॉलिसी थी, बोले 300 लाख की, कितने का स्टॉक था, 400। तो मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या बताता है बेटा, ये फॉर्मूला बताता है परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, आपने कितने प्रतिशत स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले। 400 का स्टॉक था, करेक्ट आंसर दे रहे बेटा आप, 400 का स्टॉक था, वेरी गुड, 400 का स्टॉक था बेटा। 400 के स्टॉक में से हमने 300 का इंश्योरेंस निकाले, तो 75% आता है ना बेटा, 75% आता है कि नहीं आता है, 75% आ रहा है। तो हमने अपने स्टॉक, जिस दिन आग लगी गोडाउन में जो स्टॉक था उसका 75% हमने इंश्योरेंस निकाल रखे थे बेटा। तो मेरा लॉस जो ऊपर हुआ वो था 360 बेटा, तो क्लेम भी मुझे 75% ही मिलेगा ना। तो 300 डिवाइड बाय 400 कर, तो दैट्स कम 0.75, तो 75% ऑफ 360 करते हो तो वो आता है 270 बेटा। तो क्लेम मेरा यहाँ पे 270 का होगा। तो लोग इस फॉर्मूले को याद करते, फॉर्मूले को लोग ऐसे लिखते कि इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस, इस तरीके से फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला बना कैसे बेटा, ये दो चीज तो आपको ये बता दी कि आपने कितने प्रतिशत, वेरी गुड बेटा, कितने प्रतिशत आपने
ठीक है, बहुत प्योर हिंदी तो नहीं हुआ, कितने परसेंटेज आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले, तो 400 में से 300 का निकाले थे बेटा, तो 75% निकाले थे, तो लॉस जो उसका भी 75% ही मिलेगा। वेरी गुड, करेक्ट। ये कंसेप्ट एवरेज क्लॉज, बहुत बच्चों का एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट नहीं समझता, उसके फॉर्मूले को याद करते, अब कंसेप्ट समझ लो। अब बेटा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमने अभी तक जो भी पढ़े, जो भी अभी हमने पढ़े, उसका एक चार्ट बना देता हूं, और कुछ भी मत लिखना आपका, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के समझना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना आपके पीडीएफ शेयर हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, जो क्वेश्चंस रहेंगे बस वही लिखना रहेगा। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसको क्या करते, मैं एक टेबल बनाता हूं बेटा, और एक यहाँ पे बढ़िया सा चार्ट बनाता है, और चार्ट में यहाँ पे समराइज कर देता हूं उसको, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आपको रिविजन में बहुत आसानी होगी बेटा। और पहले वो लिख लेते फिर आगे की बात करते, तो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। एक हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज लेस देन द पॉलिसी अमाउंट, जो कि आपने फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखा वैसा है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल जो ऊपर लिखा ना उसकी तरह। तो आपका जो स्टॉक है वो पॉलिसी अमाउंट से कम है, तो भाई जैसे फर्स्ट एग्जांपल 100 लाख की पॉलिसी थी, स्टॉक 80 लाख का, तो पूरा इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे अपने को कोई सोचना ही नहीं। अब वहां पे जो क्लेम अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लेम बेटा, ठीक है, वहां पे क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले देखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था बेटा, वो जो भी अमाउंट आपका आता उसमें से आप सैल्वेज वैल्यू को अपन इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, और जो भी आया आपका वो लॉस हो गया, जो भी आया आपका ये क्या हो गया बेटा, ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। ये सारा का सारा मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा, क्यों बेटा, हाँ फुल्ली इंश्योर्ड, करेक्ट बेटा, सारा का सारा मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा, क्योंकि जो मेरा स्टॉक था वो पूरा का पूरा उन्हीं के भरोसे था। स्टॉक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल 80 लाख का स्टॉक था, पॉलिसी 100 लाख की, तो भाई पॉलिसी से कम ही स्टॉक है, तो पूरा उनके भरोसे। तो यहां पे जो आपका क्लेम होता है ना बेटा, यहां पे जो क्लेम होता है आपका, दैट विल बी, वो पूरा का पूरा जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो पूरा का पूरा आपका फुल क्लेम होता है बेटा। ओके, मगर ये भी तो हो सकता है एक सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक है, ओके। अब सेकेंड बेटा, मगर ये भी तो हो सकता है, जो पढ़े उसका अपन समराइज कर रहे बेटा, ये भी तो हो सकता है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, जो आपने बेटा सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में जो अपन ने अभी करे, ठीक है। अगर आपने जो स्टॉक ज्यादा था पॉलिसी अमाउंट से, मतलब पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जैसे सेकंड एग्जांपल में 200 की स्टॉक था, पॉलिसी 100 की थी, तो बेटा फिर 200 स्टॉक ज्यादा है, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, कुछ हमारे। तो पहले तो अपन लॉस निकालते हैं बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, वो कैसे, वो तो वैसे ही निकलेगा आपका, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू, तो जो बचा बेटा दैट विल बी लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक कर सकते कि बेटा, पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम कर सकते क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ हमारे भरोसे था, कुछ उनके भरोसे। तो व्हेनेवर द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मोर देन द पॉलिसी अमाउंट बेटा, तो एवरेज क्लॉज लग जाता है। तो पहले नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक तो निकाल लेना बेटा, फिर उसके बाद जब आप क्लेम करोगे, जब ये आपने लॉस ऑफ स्टॉक निकाल, उसको क्लेम कितना करना, तो यहां पे पूरा का पूरा आप क्लेम नहीं कर सकते, यहां पे जो क्लेम होगा बेटा वो आपका एवरेज क्लॉज के थ्रू होता है, फिर वो एवरेज क्लॉज के थ्रू होता है।
अच्छा, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है बेटा? इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू मतलब पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक। तो वहां पे एवरेज, पर एवरेज क्लॉज कब लगता है बच्चों? एवरेज क्लॉज लगता है जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो यहां पे अभी तक हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किए बेटा? हमने किन चीजों के बारे में डिस्कस किए अभी? कि भाई इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करती है कि जो नुकसान होगा उसकी वो भरपाई वो करके देंगी। लेकिन इस चैप्टर में हमको सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। वैसे तो इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में दो तरह के रखे, एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमने डिस्कशन शुरू किए बेटा पहला अपना क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक का बेटा। तो हमने देखे जिस दिन आग लगती है तो उस दिन स्टॉक कितने का, जो गुड्स बच गया उसकी वैल्यू क्या, तो बचा हुआ हमारा नुकसान हो जाता है बेटा। तो जो नुकसान हो जाता है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। लेकिन उसमें एक कंसेप्ट हमने सीखे बच्चों, एवरेज क्लॉज, कि जरूरी नहीं है कि जो नुकसान हुआ पूरा का पूरा ही हम उनसे क्लेम कर सके, क्योंकि अगर हमने पूरे के स्टॉक के इंश्योरेंस ही नहीं निकाले तो फिर वो हमको क्यों देंगी बेटा। तो इसीलिए हम एवरेज लगाते कि जो नुकसान, कितने परसेंटेज हमने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले उतने ही परसेंटेज हमको लॉस का इंश्योरेंस कंपनी हमको देती है, वो एवरेज क्लॉज होता है। और ये एवरेज क्लॉज कब लगता है बेटा? व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, उस केस में एवरेज क्लॉज लगता है बेटा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या ये इतना इजी है कि एग्जामिनेशन में बस इतना लिख देंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सैल्वेज गुड्स, जो बचा उसके बाद अपन लॉस हो गया वो फिर देखेंगे एवरेज क्लॉज लग रहा है कि फॉर्मूला लगा के क्लेम कर लेंगे? इतना इजी नहीं बेटा, इतना इजी नहीं है। मैं जब से डिस्कशन कर रहा था मैं कह रहा था कि जो जिस दिन आग लगी यहां पे, जब वो आया था भैया, जिस दिन आग लगी और ये राजू भैया जब रो रहे थे बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला आके उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ कि भैया आपकी डेट ऑफ फायर कौन सी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा था उसने ये कहा था बेटा कि आप मुझे स्टॉक रिकॉर्ड लेकर आओ, स्टॉक रिकॉर्ड लेकर आओ, ये उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स जस्ट मैंने लिए उन एग्जांपल्स में आपको बताया कि जिस दिन आग लगी थी स्टॉक कितना है वो हमने डिस्कस कर लिए बेटा, डिस्कस कर लिए बेटा, ठीक है। लेकिन बच्चे यहां पे जितना स्टॉक था वो जितना स्टॉक था बेटा उस दिन हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इतना इजी नहीं बेटा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि भाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, तो क्वेश्चन में दिया नहीं बेटा। अरे आग लगी, जिस दिन आग लगी तो वो आग ये तो नहीं बोलेंगी कि चलो चलो स्टॉक को जलाता हूं। मैंने कहा अरे रुको रुको रुको, ये स्टॉक रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारा, ये स्टॉक रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारा, इसको नहीं जलाते। वो बेचारे को, वो आग कहती है, वो बेचारों को क्लेम जब इंश्योरेंस कंपनी से करना पड़ेगा तो स्टॉक रिकॉर्ड तो रहने दो, उन्हें पता तो रहना चाहिए कि कितने का स्टॉक है रखा हुआ, तो ही तो बेचारे स्टॉक क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक निकाल पाएंगे। तो आग बोली चलो चलो स्टॉक को जलाती हूं, और जैसे स्टॉक रिकॉर्ड आया, वो रजिस्टर आया उनके रखे हुए जिसमें रिकॉर्ड निकाल, बाजू से निकल गई और आगे बढ़ गई, उसको नहीं जलाती। ऐसा होगा क्या बेटा? नहीं होगा। आग लगी, स्टॉक जला, स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गए, ये है असली खेल, स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गए। तो मेरे सामने क्वेश्चन आता है बच्चे कि, मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि बेटा यहां पर कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, और वो स्टॉक को मैं कैसे निकालूंगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करेगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। इतना सिंप्लीफाई करके इंस्टीट्यूट नहीं देंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी दे दी। वो हमको कैलकुलेट करना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था, कितना स्टॉक था। तो अगला सेशन डे 1 का पार्ट 1 हुआ बेटा, अभी आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद फिर से हमारा शुरू होगा, और वहां पे ये डिस्कशन होगा कि जो स्टॉक था, आग लगी, स्टॉक भी जला, स्टॉक रिकॉर्ड भी जला, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, क्योंकि जिसमें लिखा हुआ था रिकॉर्ड में वो भी जल गया। वो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा। तो आपको 15 मिनट्स का ब्रेक है बेटे, अभी 12:30 से मैं शुरू करूंगा आगे का, तो 15 मिनट्स का आपका ये ब्रेक है, उसके बाद आगे का डिस्कशन हमारा शुरू होगा। ओके।